तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत रिस्पांस अच्छा रहा आपका फर्स्ट वीडियो पे। एंड आप लोगों ने बोला कि सर पार्ट 2 लिया है फटाफट से। और मेरा भी मन था, बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट। अपडेट्स वाला सीरीज चल रहा है हमारा। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा वो जाके पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना भरोसा किया एंड आप लोगों को पसंद भी आया जिस तरीके से मैं आप लोगों के सामने चीज़ें पेश करता हूँ, डिलीवर करता हूँ। ओके, सो फॉर फ्रॉम द लास्ट वीडियो कंटिन्यूइंग आवर पार्ट, अभी हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट। लास्ट टाइम मैंने हाइपरटेंशन पे छोड़ा था, उसको भी मैं कवर कर दूंगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे आया कि सर पीपीएच एएमटीएलएस पे भी अपडेट है, उस पर भी थोड़ा सा रेफरेंस डालिए, उस पर थोड़ी नजर डालिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए हमारे को। तो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसा मेरी स्पेशलिटी है, जितना पॉसिबल होगा सॉरी, जितना सिंप्लीफाई वे में पॉसिबल होगा उतना इजी मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। ओके, आप सबको पता है कि गाइडलाइंस चेंज हुई है पीपीएच की, डब्ल्यूएचओ की, अभी लेटेस्ट के अंदर में। उसमें जो चेंजेस है आई विल बी पुटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में आएगा, ब्लड लॉस का कट ऑफ, कितना ब्लड लॉस होना चाहिए हमारे को। ठीक है, तो देखो, इसमें दो चीजें मेंशन कर रखी है। एक सेकंड गाइस, हाँ, ओके। सो दो कट ऑफ इसके अंदर मेंशन करी थी। आप सबको पता है, पहले मोर देन 500 ml जब ब्लड लॉस होता था तो हम बोलते थे कि पीपीएच है ना। वजाइनल में हम बोलते थे 500 से ज्यादा, एंड सिजेरियन में हम बोलते थे मोर देन 1000 ml। नाउ अब ये क्राइटेरिया चेंज करके उन्होंने क्या किया है, दो चीजें करी है। एक तो आपकी फर्स्ट तो वही है, मोर देन 500 ml वाला, विदाउट एनी विदाउट एनी एबनॉर्मल वाइटल साइन, विदाउट एनी एबनॉर्मल वाइटल साइन। एबनॉर्मल वाइटल साइन कौन सा है अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, सेकंड, और यहीं से क्वेश्चन आएगा, मैं आपको लिख के देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है इस बार पेपर के अंदर। मोर देन 300 ml ब्लड लॉस प्लस एबनॉर्मल वाइटल साइन। कौन से साइन? एबनॉर्मल वाइटल साइन। एबनॉर्मल वाइटल साइन कौन कौन से हैं, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं लिखता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहला है, आपका हार्ट रेट मोर देन 100 हो जानी चाहिए, मतलब आपका पेशेंट टेकिकार्डिया में जा रहा है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 100 से कम हो जाना चाहिए, मतलब पेशेंट आपका शॉक में जा रहा है। थर्ड, शॉक इंडेक्स आपका मोर देन 1 होना चाहिए, मतलब कि पेशेंट शॉक में जा रहा है। इसके अलावा और कौन सी चीजें हो सकती है सर, बता दो सर फटाफट। तो पहले यहाँ पे ये देख लो कि शॉक इंडेक्स क्या होता है। दो तरह के शॉक इंडेक्स होते हैं। एक तो होता है शॉक इंडेक्स, एक होता है मॉडिफाइड शॉक इंडेक्स। मॉडिफाइड शॉक इंडेक्स, इन दोनों में से बेटर पूछे, बेटर कौन सा है, तो आप बोलना कि सर मॉडिफाइड वाला ज्यादा बेटर है। कैसे नापते हैं सर? इसमें आप हार्ट रेट डिवाइडेड बाय सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कर दोगे, और मॉडिफाइड वाला मतलब बेटर है, कुछ अच्छा होगा इसके अंदर। इसके अंदर हार्ट रेट डिवाइडेड बाय मैप हो जाता है मीन आर्टीरियल प्रेशर। आप सबको पता है मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्लस 2 सिस्टोलिक डिवाइडेड बाय 3। ये सारे आपके एबनॉर्मल वाइटल साइन होते हैं। ठीक है, यही तीन से आपके पूछा जाएगा एबनॉर्मल वाइटल साइन। ओके, नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ब्लड लॉस होता है, पहले हम क्या करते थे, ब्लड लॉस का एस्टिमेशन करते थे। ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बोल रहा हूँ, सारे याद रखना। पहले हम ब्लड लॉस का एस्टिमेशन करते थे कि यार 300 ml ब्लड लॉस हो गया, 500 600 ml ब्लड लॉस हो गया। लेकिन अभी डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि तुक्का नहीं लगाना, देसी भाषा में तुक्का नहीं लगाना, देखो, नापो और बताओ। नापना कैसे है, देखो, पिछले एग्जाम में एक इमेज आई थी, इसको बोलते हैं कैलिब्रेटेड ड्रेप। ठीक है, कैलिब्रेटेड ड्रेप की पिक आई थी, वो पिक आपको दिख जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इस इमेज के अंदर में जो फनल शेप वाली चीज दिख रही है आपको, यहां से आप मेजर करोगे कि कितना ज्यादा आपका ब्लड लॉस हुआ है। इसमें जो फनल है ना, जैसा आपका यूरोमीटर देखा होगा ना आपने, यूरोमीटर करके जो आता है आपके आईसीयू में देखा होगा। एक तो यूरिन बैग होता है, जिसे बैग पूरा होता है, एक होता है यूरोमीटर, जिसके अंदर आगे यूरिन के आगे मीटर लगा होता है, जो आपके आर्ली यूरिन मॉनिटरिंग में हेल्प करता है। जिन्होंने आईसीयू में काम किया है, जिन्होंने थोड़ी सीरियस इंटर्नशिप में भी काम किया है, उनको पता होगा इस चीज के बारे में। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपको इस फनल के अंदर मार्किंग्स हो रखी है, कितना एमएल ब्लड लॉस हुआ है। ठीक है, जैसे ही आप बेबी डिलीवर करोगे, आप माता जी के नीचे इस ड्रेप को लगा दोगे, एंड माता जी लाइक लिथोटॉमी पोजीशन में पड़ी हुई है, उसके नीचे टेबल पे ड्रेप लगा हुआ है, ड्रेप में ब्लड आएगा वजाइना से, एंड इट विल बी कलेक्टेड इन इट, एंड आप उसको ऑब्जेक्टिवली देखो और बताओ कि कितना एमएल ब्लड आया है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिवली, मतलब आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है किसका, ब्लड लॉस का। ठीक है, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, उसके लिए आप यूज करोगे ड्रेप कैलिब्रेटेड ड्रेप। याद रखना, फोटो आपने देख ही ली इस चीज की। ठीक है, तो
वापस देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया था कैलिब्रेटेड ड्रेप यूज़ करना है आपको सबसे पहले। ब्लड लॉस का डायग्नोसिस मैंने 2 क्राइटेरिया बता दिया आपको। 500 एमएल विदाउट एनी एब्नॉर्मल वाइटल साइन, मोर देन 300 एमएल विथ एब्नॉर्मल वाइटल साइन, और इन दोनों में से जो भी पहले होगा। ऐसा नहीं है कि अगर 500 बाद में हो रहा है 300 नहीं मानेंगे, जो पहले हो रहा है 300 और एब्नॉर्मल वाइटल साइन दिख गए, मतलब आपका पेशेंट का 350 एमएल ब्लड लॉस हुआ, पेशेंट के हार्ट रेट 110 है, मतलब आप बोलो पेशेंट को पीपीएच हो गया है। समझ रहे हो मेरी बात? अब इसके अंदर ही आगे चलेंगे कि प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, और हो गया है तो मैनेज करने के लिए क्या करना है। मैनेजमेंट दे दिया, उसके बाद नहीं हो रहा, पेशेंट रिफ्रैक्टरी पीपीएच के अंदर जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये सारा मैं आपको बताने वाला हूँ 10, 15, 20 मिनट के अंदर। आई विल बी ट्राइंग टू कवर ऑल दिस थिंग। ठीक है? तो ब्लड लॉस समझ में आ गया आपको सबसे पहला। उसके बाद स्टार्ट काउंटिंग लॉस कैसा करना है, यूज़ ड्रेप करोगे, ड्रेप आप उसके लिए यूज़ करोगे, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया, चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो शॉक इंडेक्स के बारे में पूछ सकता है, आपका एमएसएन में भी पूछ सकता है, सर्जरी में पूछ सकता है, ट्रॉमा में से पूछ सकता है, क्योंकि ये आपका बस एक इंडिकेटर है कि पेशेंट शॉक में जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो कोई भी डिज़ीज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर हो। तो पॉइंट नंबर 1 तो ये हो गया। नाउ मूविंग फर्दर, अब देखो प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच, इसी को हम बोलते हैं एएमटीएलएस, ठीक है? यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी जो अपडेट्स आए हैं वो आपके एएमटीएलएस के अंदर ही आए हैं। समझ गए मेरी बात? इसमें 3 चीज़ें उन्होंने बताई हैं। कौन-सी बताई है? ड्रग्स के नाम मैं लिखता हूँ, आप मुझे फॉलो करना। एक उन्होंने लिखा है ऑक्सीटोसिन, ठीक है? यहाँ तक सबको पता है। दूसरा उन्होंने लिखा है कार्बिटोसिन। कौन-सा लिखा? कार्बिटोसिन, ठीक है? तीसरा उन्होंने कौन-सा लिखा? मीसोप्रोस्ट, मीसोप्रोस्ट, ठीक है? यहाँ तक ठीक है? अब इनकी डोज़ इम्पोर्टेंट है, रूट इम्पोर्टेंट है, कब किसको देंगे और किसको नहीं देंगे, और ड्रग ऑफ चॉइस। सारा टेबल लिख रहा हूँ, एग्ज़ैक्ट इसी तरीके से याद करके जाना, कुछ दिमाग नहीं लगाना। इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, एग्ज़ाम के बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना कि सर थैंक यू सो मच। मैं भी खुश हो जाऊँगा, आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। ठीक है? रूट इसका आपका रहेगा इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस, पॉइंट नंबर 1, ठीक है? डोज़ इसकी रहेगी 10 इंटरनेशनल यूनिट, ऑक्सीटोसिन की बात कर रहा हूँ। और कब देंगे? सबसे पहले देंगे, बिकॉज़ इट इज़ आवर ड्रग ऑफ चॉइस। क्या है ये आपका ड्रग ऑफ चॉइस है, सबसे पहले दोगे, ठीक है? जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ, ऑक्सीटोसिन 10 इंटरनेशनल यूनिट आईवी। अब देखो आईवी वर्सेस आईएम बोले तो आईवी प्रेफर करना, ठीक है? पॉइंट नंबर 1 एग्जाम क्वेश्चन 1, ऑक्सीटोसिन की डोज 10 इंटरनेशनल यूनिट, क्वेश्चन 2। सबसे पहले क्या देंगे? ऑक्सीटोसिन, ड्रग ऑफ चॉइस ऑक्सीटोसिन, 5 क्वेश्चन हो गए। अब आता है कार्बिटोसिन, ये भी आप आईवी दे सकते हो, आईएम दे सकते हो। दोगे कितना? 10 के आगे एक जीरो लगा दो, माइक्रोग्राम, 100 माइक्रोग्राम। और कब देते हैं? नाउ इट इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो मैं रेकमेंड करता हूं, मैं रेकमेंड करूंगा आप लोगों को कि कार्बिटोसिन की जगह आप इसको बोलना, जब भी आप डिस्कशन करो या आप रिवाइज करो, आप कार्बिटोसिन की जगह बोलना हीट स्टेबल कार्बिटोसिन, हीट स्टेबल कार्बिटोसिन। इससे क्या होगा? दो चीजें होगी, एक आपको ये पता चल जाएगा कि कार्बिटोसिन है, दूसरा आपको ये पता चल जाएगा कि वो हीट स्टेबल है। नाउ हीट स्टेबल का मतलब क्या है कि इट कैन बी यूज्ड इन प्लेस वेयर कोल्ड चेन कैन नॉट बी मेंटेन और कोल्ड चेन कैन नॉट बी इंटैक्ट, प्लेसेस in rural areas where there is no ILR, ice-line refrigerator, there is no refrigerator where you can keep or maintain the cold chain in 2 to 8 degrees Celsius, because you know oxytocin is your heat sensitive ड्रग, हीट सेंसिटिव ड्रग। तो जहां पे फ्रिज नहीं है, कोल्ड चेन इंटैक्ट नहीं कर सकते, वहां पे ऑक्सीटोसिन खराब हो जाएगी। उस कंडीशन में योर सेकेंड लाइन या जो मोस्ट प्रेफरेबल ड्रग है ओवर ऑक्सीटोसिन विल बी योर कार्बिटोसिन, ठीक है? पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवर ऑक्सीटोसिन हम देते हैं कहाँ पे? जहाँ पे आप क्या हीट प्रेजेंट होती है, हीट प्रेजेंट होती है या फिर कोल्ड चेन नॉट अवेलेबल, ठीक है? एग्जाम क्वेश्चन, एग्जाम ये पूछेगा अगर कोल्ड चेन अवेलेबल नहीं है तो ऑक्सीटोसिन की जगह क्या दोगे? तो आप बोलना कार्बिटोसिन देंगे। ओके, कितना दोगे? 10 100 माइक्रोग्राम देंगे। आईएम या आईवी कुछ भी दे सकते हो, आईवी ज्यादा प्रेफरेबल होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। नाउ अब जो लास्ट जगह है मीजोप्रोस्टोल, इसकी डोज कितनी होती है आपकी? 400 से 600 माइक्रोग्राम, सब जगह माइक्रोग्राम ही आ रहा है। तो यूनिट की टेंशन छोड़ दो, सिर्फ आगे का नंबर याद रखो। 400 टू 600, एक पूछे तो बोलना 400। अगर हाइयर डोज पे जाते हैं तो आपको नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया, ये सारे कंपोनेंट आपको देखने को मिलते हैं, इरिटेबिलिटी। तो लोअर डोज से स्टार्ट करते हैं 400, अगर एक पूछे तो रेंज पूछे तो 400 टू 600 माइक्रोग्राम। पॉइंट नंबर 1, इसका रूट सबसे अलग है, दिस विल बी पर ओरल। पर ओरल मतलब कि
माताजी को दे दो कि माताजी खा लेना अपनी मर्जी से नहीं, मतलब कि अगर मान लो कहीं दूर रह रही है माताजी, रूरल एरिया में कहीं पे है और वो टाइम पे नहीं पहुंच पा रही और बच्चा डिलीवर हो गया, तो उसको बोलो बच्चा डिलीवर होती है आप मीजोप्रोस्ट खा लो, कितना 400 या 600 जो भी आपके पास डोज अवेलेबल हो। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो ये कब यूज करते हैं, ये आप यूज करोगे व्हेन नो आईवी एक्सेस, नो आईवी एक्सेस, ठीक है, इस कंडीशन में आप यूज करोगे। तो तीन चीजें हो गई अपने पास इंपॉर्टेंट, ऑक्सीटोसिन, मीसोप्रोस्टॉल एंड सॉरी ऑक्सीटोसिन, कार्बिटोसिन एंड योर मीसोप्रोस्ट, ठीक है, इसी सीक्वेंस में याद रखना। और डोज याद रखना, रूट याद रखना, कब देंगे कब नहीं देंगे, ड्रग ऑफ चॉइस रिमेन ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ओके, नाउ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कार्बिटोसिन के कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन है। आप लोगों ने पिछली बार भी कमेंट सेक्शन में अच्छा रिस्पॉन्स किया था, मुझे पसंद आया है। सो दिस इज योर एक्टिविटी, आई एम लिविंग फॉर यू योर एक्टिविटी। नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, योर एक्टिविटी, डोंट फॉरगेट, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, अब इंपॉर्टेंट देखते हैं ऑक्सीटोसिन के लिए। ऑक्सीटोसिन सर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मेनली दो तीन क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पे कि ऑक्सीटोसिन को देते कैसे हो। तो आप बोलना ऑक्सीटोसिन को अगर आप पुश दे रहे हो तो पुश नहीं देते, सॉरी, आईवीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को आईवी पुश नहीं देते, आप उसको इन्फ्यूजन में देते हो या स्लो देते हो। कैसे देते हैं, ओवर 1 to 2 मिनट्स, 1 to 2 मिनट्स देते हैं, एग्जाम क्वेश्चन याद रखना। उसके बाद डाइल्यूट किस में करोगे, आप बताओ किस में करते हैं डाइल्यूट, मेरे हिसाब से तो एनएस या आरएल के अंदर डाइल्यूट करते हैं। किस में नहीं करते, तो सर डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज 5% के अंदर इसको डाइल्यूट नहीं करते। सर इसमें ना वाटर इंटॉक्सिकेशन सुना था हमने, बिल्कुल सुना था, वाटर इंटॉक्सिकेशन होता है क्योंकि आपका ऑक्सीटोसिन जो होता है इट वर्क्स लाइक एडीएच, और एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की तरह काम करता है। अगर आपने लार्ज बोलसिस के अंदर ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीटोसिन दिया, ठीक है, डेक्सट्रोज के साथ डाइल्यूट करके, तो क्या हो जाएगा, आपका वाटर इंटॉक्सिकेशन कर देगा। ये बात याद रखना, ठीक है। तो एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वाटर इंटॉक्सिकेशन होता है ऑक्सीटोसिन से, बिल्कुल होता है। डेक्सट्रोज के साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। किसके साथ देना चाहिए, प्रेफर्ड सॉल्यूशन कौन सा है, प्रेफर्ड क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन कौन सा है आपका, एनएस है या आरएल है। कितना देना चाहिए सर, एनएस या आरएल, या तो आप 500 के अंदर दे दो या आप 1000 ml के अंदर दे दो, उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया, चलो गुड है। ऑक्सीटोसिन के लिए आपको क्या चाहिए सर, कि हमारे को कोल्ड चेन चाहिए होती है, बिल्कुल चाहिए होती है, ठीक है। ओके, एक इसमें ही साथ में ना एक आपके रिवर्स कोल्ड चेन जैसा भी होता है, क्या लिखता हूँ मैं, रिवर्स कोल्ड चेन। वो रिवर्स कोल्ड चेन अगर आपने सुना है तो ठीक है, वो आपके स्टूल सैंपल्स को ट्रांसपोर्ट करने के काम आती है, होम या फिर किसी प्राइमरी से लेके एडवांस सेंटर में, ठीक है। ये पूछा गया है शायद, मेरे हिसाब से एक बार आया था एग्जाम के अंदर, और नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आप लोग को रेडी रहना है इस चीज के लिए। ओके, ऑक्सीटोसिन समझ में आ गया, अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ओके, सो हाँ, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई क्या नहीं देना हमारे को। पीपीएच प्रिवेंशन के लिए अभी जो आपने तीन चीजें दी थी, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, याद रखना। प्रिवेंशन की बात कर रहा हूं, अभी मैं ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा। प्रिवेंशन में आप दोगे ऑक्सीटोसिन, कार्बिटोसिन, मीजोप्रोस्टल। क्या नहीं दोगे वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आप नहीं दोगे अर्गोमेट्रिन, अर्गोमेट्रिन नहीं दोगे। आप क्या नहीं दोगे, मिथाइल अर्गोमेट्रिन नहीं दोगे, मिथाइल अर्गोमेट्रिन नहीं दोगे। आप क्या नहीं दोगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं दोगे। समझ में आ गई मेरी बात, आप क्या नहीं दोगे, टी एक्स ए नहीं दोगे, ट्रानेक्सामिक एसिड आप नहीं दोगे। आप क्या नहीं दोगे, आप सिंट्रोसिन नहीं दोगे, मतलब कि मिथाइल अर्गोमेट्रिन एंड ऑक्सीटोसिन का फिक्स कॉम्बिनेशन आता है। तो ये 5-6 चीजें आपको पीपीएच प्रिवेंशन के अंदर नहीं देनी। ये सारी आप यूज कर सकते हो ट्रीटमेंट के अंदर, लेकिन प्रिवेंशन में नॉट इंडिकेटेड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मैं इसलिए ही स्लो बोल रहा हूँ और एम्फेसाइज करके बोल रहा हूँ पर्टिकुलर चीजों के लिए। याद रखना, नॉट रिकमेंडेड फॉर पीपीएच प्रिवेंशन, पीपीएच प्रिवेंशन, लेकिन यही सारी आप यूज कर सकते हो अगर पेशेंट को डायग्नोस्ड पीपीएच है। आपने कैलिब्रेटेड ड्रेप में देखा, 600 ml आपको ब्लड लिखा, अब ये सारे ड्रग्स आपका इंडिकेशन बन जाएगी। एक पॉइंट और याद रखना, यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दो, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। रूटीन यूट्राइन मसाज, क्या बोला है मैंने, रूटीन यूट्राइन मसाज
इज नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच। रूटीन यूट्राइन मसाज पीपीएच प्रिवेंशन में हेल्प नहीं करती। आप इंटरमिटेंट यूट्राइन टोन असेसमेंट कर सकते हो प्रिवेंशन के टाइम पे, समझ रहे हो? जब मान लीजिए आपने माता जी का बेबी बाहर निकाल दिया, आप यूट्रस पे हाथ रख के उसका टोन असेस कर सकते हो, लेकिन आपको उसको मसाज नहीं करना। अगर आपने ऑक्सीटोसिन दे दिया है तब तो आप बिल्कुल मसाज नहीं करोगे। याद रखना, आप इंटरमिटेंट असेसमेंट कर सकते हो टोन का, मसाज नहीं करोगे। मसाज तब कर सकते हो या तो डायग्नोस्ड पीपीएच है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है? अगर डायग्नोस्ड पीपीएच है तब तो आप मसाज करो। अगर पेशेंट की टोन डिक्रीज हो गई है तो पीपीएच कर दो। समझ में आ गई मेरी बात? अब चाहे वो टोन कम आपके पीपीएच से पहले भी हो सकती है और पीपीएच में भी हो सकती है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वैसे तो हालांकि आप प्रिवेंशन के टाइम पे नहीं करते, तो मसाज नहीं करते, आप सिर्फ असेसमेंट करते हो। लेकिन अगर पीपीएच प्रिवेंशन के असेसमेंट में आपको ये मिला कि टोन कम हो रही है, तो आप यूट्राइन मसाज कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। इससे ज्यादा इजी मैं नहीं समझा पाऊंगा, थोड़ा सा फील करने की कोशिश करो, थोड़ा सा अंदर से अच्छी अच्छी वाइब्स लाओ, थोड़ा मोटिवेटेड फील करो गाइस, ठीक है? यूट्राइन मसाज का मैंने बता दिया आपको। और आपके अगर डायग्नोस पीपीएच है, उसमें तो आपका ये रिकमेंडेड होता है। ओके, गुड। ओके, नाउ रोल ऑफ एंटीफिब्रिनोलाइटिक। एक ही एंटीफिब्रिनोलाइटिक है अपने पास में जिसका अपन जिक्र करते हैं। कौन सा करते हैं? ट्रानेक्सामिक एसिड, TXA, ट्रानेक्सामिक एसिड, ट्रानेक्सामिक एसिड, ठीक है? याद है ट्रानेक्सामिक एसिड के बारे में, बहुत काम की ड्रग है, पता मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इतना ज्यादा यूज करते हैं ना आईसीयू में, बहुत अच्छी चीज है। हाँ, कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं आपके, सीजर में यूज नहीं कर सकते, कन्वर्जन वाली हिस्ट्री में यूज नहीं कर सकते, रीनल फेलियर वाली भी नहीं यूज कर सकते, या अगर आपके पीपीएच को 3 घंटे से ज्यादा हो गया तो आप यूज नहीं कर सकते। ये सारे इंडिकेशन है, अभी लिख दूंगा नीचे अगर आप चाहोगे तो, ठीक है? तो देखो भाई साहब, ब्लीडिंग हो सकती है मदर को, तो क्या सर हम पहले ही देके रख दें एंटीफिब्रिनोलाइटिक? ब्लीडिंग क्यों होनी? नहीं गाइस, डब्ल्यूएचओ रिकमेंड नहीं करता। अच्छा सर, वजाइनल में नहीं करता या सिजेरियन में नहीं करता? तो देखो, बोथ, दोनों के अंदर ही नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच। फिर बता रहा हूं मैं, प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच के लिए, मतलब आपको लग रहा है कि हो सकता है ब्लड, हो सकता है इसको पीपीएच, तो पहले ही दे के रख दो। दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस। याद रखना मेरी बात, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्या हम प्रिवेंशन के लिए ट्रांexamic एसिड देते हैं? नहीं देते। ट्रीटमेंट में देंगे? बिल्कुल देंगे, सबसे पहले देंगे। अगर आपको डायग्नोस पीपीएच हो गया है, सबसे पहले आप उसको ट्रांexamic एसिड दोगे, याद रखना, ठीक है? ओके सर, ठीक है। अब गाइडलाइंस में कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में क्या बोलता है? सीसीटी, 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 कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताओगे, ठीक है? एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक का नाम आप मुझे बताओगे, बी से स्टार्ट होती है। दिस इज योर होमवर्क। ओके, नाउ कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में क्या रिकमेंडेशन है? देखो, कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन अगर वजाइनल डिलीवरी हुई है तो आपको स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट है तो ही करना है। समझ रहे हो मेरी बात? देखो, व्हेन टू डू, अगर वजाइनल डिलीवरी हुई है, वजाइनल डिलीवरी, और आपके पास स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट है तो करोगे। और अगर आपके पास सिजेरियन सेक्शन हुआ है तब तो आपको यही करना है, तब तो आपको यही करना है। और अगर वजाइनल में करना है तो उसके लिए आपके पास स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट होना चाहिए। 2 पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है सर? क्या हम एमआरपी करते हैं? एमआरपी करते हैं सर। एमआरपी क्या होता है? मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। बिल्कुल हम मैनुअल रिमूवल प्लेसेंटा करेंगे, लेकिन अगर आपका रिटेन्ड प्लेसेंटा का केस है तो ही इंडिकेशन है। रिटेन्ड प्लेसेंटा सर क्या होता है? मोर देन 30 मिनट्स हो गए, आपने, देखो क्या होता है ना, आप आपने बच्चे को निकाला, अब आपको वेट करना है, आजा भाई बाहर आजा, बाहर आजा, आजा आजा, तू आजा, मतलब कि आपका प्लेसेंटा का खुद बाहर आने का वेट करते हो, ठीक है? एंड साथ साथ आप कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हो, याद रखना मेरी बात। लेकिन अगर पेशेंट, अगर प्लेसेंटा बाहर नहीं आया, 15 मिनट तक आपने वेट किया, कुछ नहीं हुआ, फिर क्या करोगे? आप ब्लैडर खाली करके देखोगे। ब्लैडर खाली करने के 15 मिनट बाद, अब टोटल 30 मिनट हो गए, अभी तक बाहर नहीं आ रहा, तो मोर देन 30 मिनट इज द कट ऑफ फॉर रिटेन प्लेसेंटा। एग्जाम क्वेश्चन, 30 मिनट हो गए, नाउ यू विल गो फॉर, 30 मिनट हो गए, अब आप करोगे एमआरबी, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत है कि अगर मैनुअल रिमूवल के लिए आप जाते हो तो आपको पता है कि इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन में कौन सा इन्फेक्शन? आप बोल देना सर एंडोमेट्राइटिस हो जाता है,
एंडोमेट्राइटिस के केस बढ़ जाते हैं पेशेंट के अंदर। ओके सर, इसमें ट्रीटमेंट क्या देते हैं? दवाई का नाम बता दो, दवाई लिखनी है? यहाँ लिख देते चलो। यहाँ लिख लो भाई। ओके, दवाई में आप इसमें दे देना, दो चीजें दे सकते हो। एक आप दे सकते हो एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन दे सकते हो, और एक आप दे सकते हो सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन वही आप सबका फेवरेट सेफ्ट्राइक्सोन, ठीक है, याद रख लेना। कितना? सेफ्ट्राइक्सोन 1 ग्राम बीडी। ओके, यहाँ से समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। मजा आ रहा है ना आप लोगों को? बस यही चाहिए, ठीक है। अब देखो, दो चीजें होती हैं। अगर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? देखो, कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? रिटेंड प्लेसेंटा हो सकता है। आपने उसको हाथ से ऐसे खींच के निकाला, मैनुअली आपने उसको ऐसे निकाला, तो हो सकता है कुछ पार्ट अंदर रह जाए। वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी हो सकता है, तो इसके अंदर तो हो ही सकता है। तो रिटेंड प्लेसेंटा एक आपका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? हाँ, रिटेंड प्लेसेंटा एक तरह का एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आपका, ठीक है। और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है बताओ? आपका यूटेराइन इन्वर्जन, यूट्रस उल्टा हो सकता है ना, यूट्राइन इन्वर्जन, ये दोनों आपके एमआरपी की कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। गुड टू गो है यहाँ तक? चलो बढ़िया। हाँ, नाउ जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, यूट्राइन मसाज करना है, कर सकते भी हैं और नहीं भी कर सकते। कब करना है? अगर आपने टोन असेसमेंट करो, पीपीएच में आप, प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच में आपने टोन असेस किया, असेस में आपको पता चला कि डिक्रीज टोन है, तो पीपीएच में प्रिवेंशन में आप दे सकते हो। लेकिन अगर डायग्नोस्ड पीपीएच है, उसमें तो आपको देना ही देना ही देना ही देना है। समझ में आ गया कब यूट्राइन मसाज करनी है, कब नहीं करनी? दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए, ठीक है। विथ ऑक्सीटोसिन नहीं करते, नॉट रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड। ऑक्सीटोसिन दिया आपने, वेट करो, असेसमेंट करो, वेट करो, असेसमेंट करो, मसाज नहीं करनी। टोन कम होगी, इसके बाद अगर टोन कम हो रही है तो करो। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। टोन असेसमेंट, व्हेन टू परफॉर्म कैसे करो? जैसे ही आपका प्लेसेंटा बाहर आएगा, यू विल स्टार्ट परफॉर्मिंग, सॉरी, जैसे ही आपका बेबी बाहर आएगा, ठीक है, जैसे ही आपका बेबी बाहर आएगा, यू विल स्टार्ट परफॉर्मिंग फर्स्ट 1 to 2 आवर्स के अंदर, एवरी 15 मिनट्स में यू विल बी परफॉर्मिंग द यूट्राइन असेसमेंट ऑफ टोन, ठीक है। क्या मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आई? येस और नो? अगर आपको मजा आ रहा है तो एक वीडियो को लाइक कर दो। इसी बीच में 1 सेकंड लगता है, कोई दिक्कत नहीं गाइस। पानी भी पी लो, रुक जाओ, सांस ले लो, डीप ब्रीथ करो, ठीक है। वैसे ग्रुप में बहुत अच्छी अच्छी बातें हो चुकी है अपनी, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो मेरे लिए बहुत है। अपडेट्स तो आपके सामने ला ही रहा हूँ, और भी इंटरेस्टिंग क्लासेस, एमसीक्यू और सब आते रहेंगे जैसे जैसे टाइम निकलेगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप भर दो प्यार से, जो आपको अच्छा लग रहा है आप मुझे बोल सकते हो। कुछ डाउट वाउट है, इंस्टाग्राम खुला है, टेलीग्राम खुला है, व्हाट्सएप खुला है, बहुत बच्चे मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। आप लोग भी कनेक्ट हो सकते हो, मैं कभी किसी को मना नहीं करता। रिप्लाई लेट हो सकते हैं, लेकिन मैं बात सबसे करूंगा, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। असेसमेंट देख लिया हमने। नाउ अब देखो क्या हुआ। माता जी, आपने प्लेसेंटा, सबसे पहले क्या किया आपने? सबसे पहले क्या करोगे? आपने रेडी किया मदर को, आपने बेबी को बाहर निकाला। सुनना मेरी तरफ, सुनो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनना मेरी तरफ। इधर देखो, बेबी को आपने बाहर निकाला, मदर के नीचे ड्रेप लगाई, एंड आप और आपने कॉर्ड काटी नहीं। डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग भी इसके अंदर आती है, याद रखना है ना। डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग पे भी क्वेश्चन आएगा गाइस। डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग कितना होता है? 1 से 3 मिनट तक आपको अम्बिलिकल कॉर्ड को कट नहीं करना, यही रिकमेंडेशन है। एसीसी अर्ली, सॉरी, ईसीसी अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग, जिसको लेस देन 60 सेकंड बोलते हैं, इसका ओनली इंडिकेशन है नियोनेटल रिससिटेशन, याद रखना, या फिर बर्थ एस्फेक्सिया। नियोनेटल रिससिटेशन या फिर बर्थ एस्फेक्सिया, एस्फेक्सिया, यही एक लौता वाहिद इंडिकेशन है जब आप अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग करोगे। अदरवाइज आप सबके अंदर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक कॉर्ड मिल्किंग वाला कॉन्सेप्ट भी आता है, यही बता दूं क्या आप लोगों को? देखो, अगर आपका बच्चा 28 से लेके 35 वीक के बीच का है, ओके सॉरी गाइस, 35 वीक के बीच का है, ठीक है, और अगर आप किसी कारणवश डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग नहीं कर पा रहे, ध्यान से सुनना, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आप डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना चाहिए? आप कर सकते हो इंटैक्ट कॉर्ड मिल्किंग। क्या बोला मैंने? इंटैक्ट कॉर्ड
मिल्किंग, सॉरी, इंटेट कॉर्ड मिल्किंग। सर ये क्या होता है? इंटेट कॉर्ड मिल्किंग ये होता है कि आप उसको आपने डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग का मतलब क्या, आपने बच्चा हाथ में पकड़ रखा है, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, आप 1-2 मिनट तक वेट कर रहे हो। अगर आप ये नहीं कर सकते तो क्या करो, आप मिल्किंग कर दो। मिल्किंग कैसे करते हैं? आप ना प्लेसेंटा से लेके बच्चे की तरफ इस तरीके से, है ना? जैसे बताऊँ आपको मैं किस तरीके से बताऊँ, जैसे मान लो, हाँ, ऐसे लिया आपने, इसको ऐसे स्ट्रिप करोगे दबा के, समझ रहे हो? इस तरीके से खींचोगे। जैसे अपन पेस्ट निकालते हैं, जो टूथब्रश होता है, टूथपेस्ट जिसको खत्म हो जाती है ना, अपन ऐसे-ऐसे करके ऐसे खींच के निकालते हैं ना, उसी तरीके से इसको बोलते हैं मिल्किंग। ओके? तो आपने कैसे करोगे? कितना करते हैं ये भी याद रखना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है? 20 सेंटीमीटर लेंथ, अरे यार, 20 सेंटीमीटर लेंथ तक आप इसको स्ट्रिप करोगे। मतलब मान लो कि मतलब मान लो कि ये आपका बच्चे का अम्बिलिकस जुड़ा हुआ है, ठीक है? यहाँ तक बच्चे का अम्बिलिकस है। तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर यहाँ से, तो यहाँ से आपने 20 सेंटीमीटर किया बच्चे की तरफ, फिर वापस किया, फिर वापस किया, फिर वापस किया। कितनी बार करते हैं याद रखना। अगर पूछ ले, किस्मत खराब ही है, एग्ज़ाम के अंदर आ ही जाए, तो आप बोलना कि 3 टू 4 टाइम्स करते हैं। और कितना करते हैं? 20 सेंटीमीटर लेंथ को स्ट्रिप करते हैं, ठीक है? एक ही कंडीशन में करते हैं, अगर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग प्रेफरेबल नहीं है और जेस्टेशनल एज बच्चे की ये है, अदरवाइज डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग पे ही जाते हैं। और लेस देन 28 वीक्स पे नॉट रिकमेंडेड है, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। अर्ली डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग भी नहीं करनी है और आपको कॉर्ड मिल्किंग भी नहीं करनी। डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करी आपने, बच्चे और ब्लड जाएगा प्री टर्म बच्चे के अंदर में, तो आपके इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज होने के चांस बढ़ जाते हैं, याद रख लेना। ठीक है? अगर क्या किया आपने, यहाँ लिख देता हूँ, अगर लेस देन 28 वीक का बच्चा है, आपने उसका डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग कर दिया या फिर इंटेट कॉर्ड मिल्किंग कर दिया, तो इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा वो ले नहीं पाता। ये बात आप याद रखना। तब बच्चे का बॉडी में जान नहीं है। ठीक है? तो ये कुछ ठीक है, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग समझ में आ गया। अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग का एक ही इंडिकेशन है, जैसे आपका गैलेक्टोसीमिया एक ही इंडिकेशन है आपका, कौन-सा? ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेशन का, उसी तरीके से ये भी आपका एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ठीक है? असेसमेंट टोन समझ में आ गया। नाउ हाँ, अब आपने क्या किया? हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपने माताजी के नीचे ड्रेप लगा दिया। ड्रेप लगाने के बाद क्या हुआ? आपने उसमें देखा, अरे भाई साहब, 600 एमएल भर गया। फाइटर्स ठीक है, लेकिन 600 एमएल भर गया। डब्ल्यूएचओ ने बोला था 500 से ऊपर हम मानेंगे। अब आपको क्या करना है? अब आपको इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्टिवेट करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे? ई मतलब इमरजेंसी, इमरजेंसी कर दो या फिर अर्ली डिटेक्शन कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है? अर्ली क्या करोगे? सबसे पहले आप मसाज स्टार्ट कर दोगे। मैंने आपको बोला था ना, अगर पीपीएच डायग्नोस हो, या नाउ दिस इज द केस ऑफ डायग्नोस्ड पीपीएच, याद रखना, ये डायग्नोसिस है। और इसमें जो ई मोटिव है, एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछेगा कि जो ई मोटिव बंडल है, ई मोटिव बंडल है, इसको आप पीपीएच बंडल भी बोलते हो, पीपीएच बंडल बोलते हो इसको आप। ये किस चीज के लिए इंडिकेशन है? ये आपके ट्रीटमेंट है, डायग्नोस पीपीएच का ट्रीटमेंट है ये याद रख लेना मेरी बात, ठीक है? डायग्नोस पीपीएच का ट्रीटमेंट कुछ ई मोटिव बोलते हैं अपन। इसमें सबसे पहले अपन अर्ली डिटेक्शन करेंगे और इमरजेंसी में अपन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मसाज करेंगे, यूट्रस को मसाज करते हैं। फिर आप दोगे वापस ऑक्सीटोसिन दोगे, ऑक्सीटोसिन दोगे। सर कितना देंगे सर? वही 10 इंटरनेशनल यूनिट आईवी दे देते हैं सर। हाँ, कैसे देते हैं सर? 1 टू 3 मिनट्स के अंदर देते हैं सर, स्लो में, 1 टू 2 मिनट्स में। 1 टू 2 मिनट्स स्लो इन्फ्यूजन, ठीक है? तेज़ दिया तो इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा, याद रख लेना। अब नाउ मैंने आपको क्या बोला था? एज़ सून एज़ आपका पीपीएच डायग्नोस हो जाए, आपको एंटी फिब्रिनोलाइटिक के अंदर टर्नेक्सेमिक एसिड देना है, याद है कि नहीं? बिल्कुल याद है सर। तो यहाँ पे जो टी है, दिस इज़ योर टीएक्स है। कितना देते हैं सर? 1 ग्राम देते हैं। सब रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एवरी 30 मिनट्स आप रिपीट कर सकते हो, याद रखना। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? या तो एवरी 30 मिनट रिपीट कर लो। हालाँकि ट्रांसैक्सामिक एसिड से रुक जाती हैं चीज़ें, और अगर मान लो कि आपने 1 डोज़ दिया, रुक गया। अब 24 आवर बाद वापस उसको ब्लीडिंग होने लग गई, तो आप वापस उसको 1 ग्राम ट्रांसैक्सामिक एसिड दे सकते हो अ, 1 ग्राम आईवी देते हैं, पुश कर सकते हो ट्रांसैक्सामिक एसिड को ओवर 1 मिनट। ठीक है, एक तो हो गया। फिर आईवी मतलब कि आईवी लाइन या आईवी फ्लूइड्स दे सकते हो पेशेंट को। बिकॉज़ हेमोरेजिक शॉक में जा रही है पेशेंट, आप उसको फ्लूइड रिसस्टिटेशन कर सकते हो ना। आप आरएनएस लगा दो, आरएल लगा दो, कुछ भी लगा दो फीमेल को, तो आपका आईवी फ्लूइड हो गया। एंड ई इज़ फॉर एक्सक्लेशन। एस्केलेशन, एस्केलेशन क्या करोगे आप? हायर इंटरवेंशन पे स्विच करने को बोलते हैं एस्केलेशन। एस्केलेटर जैसे होता है ना, ऊपर लेके जाता है, वैसे ही आप एस्केलेशन कर सकते हो। एस्केलेशन मतलब कि नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ इंटरवेंशन, इन्वेसिव इंटरवेंशन, सर्जिकल अप्रोच, मतलब कि अगर यहाँ से अगर रिफ्रैक्टरी
अगर आपका इमोटिव वाला बंडल मतलब ये पूरा प्रोटोकॉल अगर फेल हो जाता है ना, तो बोलते हैं कि पेशेंट आपका रिफ्रैक्टरी पीपीएच के अंदर चला गया है। रिफ्रैक्टरी पीपीएच के अंदर आप क्या देते हो मैं आपको बताता हूँ। आप दोगे ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन दोगे 20 इंटरनेशनल यूनिट गाइस 20 इंटरनेशनल यूनिट दोगे ऑक्सीटोसिन। सर उसके बाद क्या दे सकते हैं सर हम मीसोप्रोस्ट देंगे। ठीक है सर मीसोप्रोस्ट हमने पहले भी देखा था। यहाँ पे डोज़ थोड़ी-सी कम हो गई है, बढ़ गई गाइस 800 माइक्रोग्राम सबलिंगुअल। रूट याद रखना रूट पूछेगा, सबलिंगुअल आपको देना है। ठीक है? इसके साथ में आप दे सकते हो अ, अर्गोमेट्रिन 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 दे सकते हो आप, ये भी याद रख लेना, ठीक है? अर्गोमेट्रिन आई थिंक शायद 100 एमजी के आसपास देते हैं, ठीक है? अर्गोमेट्रिन 100 देते हैं, ठीक है? तो ये सारा आपका रिफ्रैक्टरी पीपीएच का प्रोटोकॉल है, रिफ्रैक्टरी पीपीएच का, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ट्राइनेजेमिक एसिड मैंने आपको बता दिया कि कन्वर्जन की हिस्ट्री है पेशेंट को, कन्वर्जन की हिस्ट्री है और पेशेंट को थ्रोम्बोटिक इवेंट्स हो चुके हैं। थ्रोम्बोटिक इवेंट जैसे डीवीटी है, स्ट्रोक स्ट्रोक हो चुका है पेशेंट को या मोर देन 3 आवर्स निकल चुके हैं पीपीएच को, डायग्नोज पीपीएच को 3 घंटे से ऊपर हो गए हैं, तो भी आपको नहीं देना। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था ना 1 ग्राम देना है, लेकिन ये आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल देना होता है। अगर 3 घंटे से ज़्यादा निकल गया तो वो भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि अब आपका ट्राइनेक्सेमिक एसिड काम नहीं करेगा। ठीक है मेरी बात में? ओके। फिर उसके बाद में रिफ्रैक्टरी प्रोटोकॉल मैंने आपको बता दिया कि आपको इस सबलिंगुअल रूट से देना है। एक एक बात और बता देता हूँ आपको मैं, अगर एग्ज़ाम में पूछे कि मीसोप्रोस्टोल किस-किस रूट से दे सकते हैं, तो आप बोलना ये रहा, इसको अलग कलर से लिखता हूँ मेरे को। अगर पूछे कि मीसोप्रोस्टोल आप किस-किस रूट से दे सकते हो, तो आप बोलना एक तो सबलिंगुअल जो लिखा था, इसको आप ओरल दे सकते हो, इसको आप बक्कल दे सकते हो। ठीक है? इसको आप रेक्टल भी दे सकते हो। जैसे आप रेक्टल डायज़ेपाम देते हो सीज़र के केस में, वैसे आप इसको भी रेक्टली भी दे सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है गाइस? मज़ा आ रहा है? समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? कब क्या देना है, क्या नहीं देना है, क्यों नहीं देना? ठीक है? अब देखो, आपने पीपीएच हो गया, पीपीएच आपका सेटल हो गया, अब क्या करोगे आप इन तीनों के बारे में आप असेस करोगे। अब आप यूट्राइन टोन एवरी 15 मिनट में आप यूट्राइन टोन असेस करोगे फॉर फर्स्ट 4 आवर्स एंड एवरी 30 मिनट्स इन नेक्स्ट 4 आवर्स ठीक है? ये डेटा भी याद रख लेना। समझ में आ गई मेरी बात? दिस इज़ योर पोस्ट पीपीएच असेसमेंट मतलब पीपीएच बंद हो गया है, अब आपको क्या करना है? पहले 1-2 घंटे के अंदर एवरी 15 मिनट्स से किया था, वो चीज़ अलग है और ये पोस्ट पीपीएच असेसमेंट है, ये चीज़ अलग है। यहाँ पे 4 घंटे वाला सॉरी, यहाँ पे 4 घंटे वाला प्रोटोकॉल ही याद रखना मेरी बात, ठीक है? ब्लड लॉस को आप मॉनिटर करोगे, वही ड्रिप से रख सकते हो, पैड लगा सकते हो आप, हार्ट रेट पल्स देख सकते हो, हार्ट रेट आपकी 100 से ज़्यादा तो नहीं जा रही सॉरी हार्ट रेट पल्स आपकी 100 से ज़्यादा तो नहीं जा रही, पेशेंट वापस शॉक में तो नहीं जा रहा, शॉक इंडेक्स तो नहीं बढ़ रहा है पेशेंट का, ये सारी चीज़ें आपको पोस्ट पीपीएस असेसमेंट के अंदर में करनी है, याद रख लेना। ओके, नाउ नाउ दिस इज़ योर इमेज बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जहाँ से क्वेश्चन आएगा वो आपको बताने में क्योंकि ये चीज़ कुछ नहीं है एंड आई विल बी राइटिंग समथिंग फॉर यू। नाउ ये इमेज एक्चुअली में पहले पूछी गई है। अगर आप में से कोई वापस एग्ज़ाम में बैठ रहा है तो आप लोगों को पता है कि एक बार ये इमेज पूछी जा चुकी है। इसको बोलते हैं NASG नॉन न्यूमैटिक नॉन न्यूमैटिक शॉक गारमेंट एंटी शॉक गारमेंट बोलते हैं इसको। सर ये कब यूज़ करते हैं? ये तब यूज़ करते हैं जब आपके सारे मेजर्स फेल हो गए हैं या फिर आप किसी क्रिटिकल पीपीएच वाले पेशेंट को या कोई भी एक्टिव हेमरेज वाले पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हो हायर रेफरल सेंटर पे, उस कंडीशन में इसको बाँध के भेजते हैं। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है? ये आपके वाइटल ऑर्गन्स को वाइटल ऑर्गन्स को परफ्यूज़ रखता है ना बेसिकली क्योंकि क्या होगा ना आपने इसे बाँध दिया इसको तो सारा आपका जो भी ब्लड है, जो जितना भी बॉडी में ब्लड ब्लड बच रखा है, आपके ब्रेन, हार्ट और लंग्स में जाए। ये तीनों इम्पोर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनको परफ्यूज़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहली बात ये सीवियर ब्लीडिंग के अंदर या फिर सारे मेजर्स फेल होने के बाद में यूज़ करते हैं। सेकंड ये ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे यूज़ कर सकते हो, से रेफरल के टाइम पे यूज़ कर सकते हो। आप कहीं मान लो वाटर सब सेंटर से पेशेंट को किसी सीएचसी, पीएचसी कहीं भेज रहे हो हायर सेंटर में, उस टाइम पे आप उसको बाँध के भेज सकते हो पेशेंट को, ठीक है? याद रखना ये आपके सिर्फ़ कब तक यूज़ कर सकते हैं, इसको आप 12 से 24 घंटे तक ही यूज़ कर सकते हो।
ये भी याद रख लेना। इसमें इसको जब अपन बाँधते हैं तो इसमें प्रेशर कितना होता है? इसमें प्रेशर आता है फॉर 20 टू 40 एमएम ऑफ एचजी का प्रेशर आता है, ठीक है? इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं? इसमें एक आपका वेल्क्रो का मटेरियल यूज़ होता है, ठीक है? वेल्क्रो का मटेरियल यूज़ होता है। एक न्यूरोप्रीन करके होता है, वो भी यूज़ होता है इसके अंदर, ठीक है? अब सर हमने बाँध दिया, मरीज़ ट्रांसफर कर दिया, वहाँ इन्होंने खोल दिया, अब इसमें ब्लड ब्लड लगा हुआ है, इसको डिसइन्फेक्ट कैसे करना है? 0.01% ब्लीच पाउडर हो सकता है, ये पूछ लें। मैं नहीं चाहता कोई बच्चा अगर मेरी क्लास देख रहा है तो उसको कुछ भी नुकसान होना चाहिए, पूछ सकता है, पूछ ले। नंबर ऑफ सेगमेंट, अब आप मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ सेगमेंट कितने दिख रहे हैं आपको? ये रही आपके सामने इमेज, इसको गिन के बताओ मुझे कितने हैं? कितने लग रहे हैं आपको? सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। नहीं, 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 देखो 1 है, 2 है, 3 है, 6 3 हो गया सर? 4 है, 5 है और 6 हैं। अच्छा 6 सेगमेंट है, हाँ, 6 सेगमेंट होते हैं, ठीक है? तो नंबर ऑफ सेगमेंट पूछे तो 6 सेगमेंट हो गए, ठीक है? अब इम्पोर्टेंट मेरा सबसे फेवरेट पार्ट ये आता है कि सर इसको बाँध तो दिया, इसको उतारना कैसे है? देखो, आप इसको ऐसे उतारोगे, ठीक है? दिख रहा है आपको इस तरीके से, ये आपकी अप्रोच रहेगी, इस तरीके से अप्रोच रहेगी आपके उतारने की, ठीक है? 1, 2, 3 नंबर लिखे हुए नंबर से फॉलो करो, ठीक है? बाँधने की भी अप्रोच यही रहती है। पहले आपने 1 बाँधा, फिर आपने 2nd बाँधा, फिर आपने 3rd बाँधा, फिर आपने 4th बाँधा, फिर आपने 5th बाँधा और 6th बाँधा, ऐसे। समझ में आई कि मेरी बात? नाउ रिमूवल का सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले आप फर्स्ट वाला जो है ना उसको हटाओगे। फर्स्ट वाला आपने खोला, अब क्या करोगे? अब आप वेट करोगे 15 मिनट तक। 15 मिनट तक आपने वेट किया। वेट करते टाइम आपने क्या ऑब्ज़र्व किया? 2 चीज़ आप ऑब्ज़र्व करोगे। कहीं आपका पल्स रेट मोर देन 20 तो नहीं हो रहा? या आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 20 एमएम ड्रॉप तो नहीं हुआ? क्योंकि ये दोनों सारे ही इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट अभी आपका ठीक नहीं हुआ है। समझ गए मेरी बात? वापस बोलता हूँ, आपने 1 नंबर पट्टा खोला, ये वाला, ठीक है? ये 1 नंबर पट्टा खोलने के बाद आप रुको, पेशेंट के वाइटल देखो। अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा है। पल्स नहीं बढ़ी, ब्लड प्रेशर ड्रॉप नहीं हुआ, 15 मिनट हो गए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द सेकंड सेगमेंट। अब आप खोलोगे ये दूसरा नंबर वाला। सॉरी गाइस। दूसरा नंबर वाला आपने खोला, दूसरा नंबर वाला खोलने के बाद अगेन सेकंड खोलने के बाद भी आप 15 मिनट तक वेट करोगे और यही चीज़ आप वापस देखोगे। नाउ 1 घंटे के अंदर में पूरा 1 घंटे के अंदर आपको इसको खोलना होता है। तो पूछिए कि कितने टाइम में इसको खोलना होता है? 1 घंटे के अंदर। हर सेगमेंट में आपको कितना वेट करना है? 15 मिनट का वेट करना है। किस चीज़ का असेसमेंट करोगे? पल्स का, अगर 20 से बढ़ तो नहीं रही एंड वी विल असिस्ट फॉर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आल्सो कि ड्रॉप तो नहीं हो रहा। ठीक है? समझ गए? ये सारे स्लाइड देख लेना, स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें क्या होता है, क्या इसका नाम है, कैसे यूज़ करते हैं, कब तक यूज़ कर सकते हैं, कब कहाँ यूज़ कर सकते हैं, डिसइंफेक्शन कैसे करना है, सेगमेंट कितने हैं और किस कंपोनेंट से ये बना हुआ है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। पीपीएस आई होप अब क्लियर हो गए क्योंकि टॉपिक एंड होने वाला है। अब इस टॉपिक में कुछ खास बचा नहीं है बताने को। देख लेता हूँ नीचे कोई स्लाइड है तो। ओहो! चलो क्वेश्चन करते हैं भाई। नाइस, मज़ा आएगा। अब आप लोग मुझे बताइए कि इन क्वेश्चंस का सही आंसर क्या है? ठीक है? बताओ 2 मिनट सोचो। करो, करो गाइस करो। दोनों क्वेश्चन हैं और मज़ा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन सही कर दिए, मतलब आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है और अगर कोई डाउट है तो अभी इसको रिज़ॉल्व करके भेज देंगे यहीं से। जो मैंने बताया उसके हिसाब से दिमाग लगाओ और बताओ मुझे क्या करना चाहिए। सोचो, सोचो क्या करते हैं। चलो, ठीक है? लगा लिया दिमाग आप लोगों ने, अब मैं आंसर बताता हूँ। पहले वाले का आंसर है आपका बी। ठीक है? एंड सेकंड वाले का आंसर है आपका सी। अब जिसका सही आंसर आया है, वो तो लाइक कर दे वीडियो, ठीक है? और जिसका नहीं आया वो डिसलाइक मत करना, पहले ही बता देता हूँ गुस्से-गुस्से में। वो भी लाइक करो, एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको देता हूँ, मज़ा आएगा, बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है आपको। जो क्योंकि जितने डाउट हैं, जितनी गलतियाँ करनी है, आज कर लो, यहीं कर लो, इसके बाद मत करना। फिर बता देता हूँ आपको, ठीक है? नाउ एएमटीएलएस के अंदर एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। बताई थी कि नहीं बताई थी? देखो सर आपने एक्टिव मैनेजमेंट के अंदर यूट्राइन मसाज तो बताया ही नहीं था। बिल्कुल नहीं बताया था मैंने। मैंने कब कहा मैंने बताया? मैंने तो आपको ये बोला था कि कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है? यूट्रोटोनिक्स तो मैंने आपको बोला था ऑक्सीटोसिन देना है, मिसोप्रोस देना है, कार्बिटोसिन देना है। ठीक है सर?
ए तो ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है सर। डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग भी हमारे प्रोटोकॉल के अंदर आती है, वो भी हमारे को बात समझ में आती है। यूट्राइज मसाज का आपने बोला था कि दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, लेकिन मैंने कहीं पर भी बाईमैनुअल कंप्रेशन की तो बात ही नहीं करी। फंडल मसाज, बाईमैनुअल कंप्रेशन या किसी और मेथड की तो बात ही नहीं करी। तो देखो मेरी बात क्या होती है ना, जब 2 चीज़ें गलत होती है, तो उनमें से जो ज़्यादा गलत होती है उसको बाहर निकालो। समझ रहे हो मेरी बात? अगर 4 लोग मान लो किसी आपके पास 4 रिश्ते आए, ठीक है? 4 रिश्ते आए, चारों में आपको कोई पसंद नहीं आ रहा, ठीक है? तो आप अदर फैक्टर पे जाते हो ना। मान लो चारों की आदत खराब है, एक दारू पीता है, एक सुट्टे मारता है, एक ड्रग्स करता है और एक सिगरेट पीता है। अब इनमें सबसे कम वाला कौन-सा है कि जो सिगरेट पीता है, तो उसको हाँ कर दो। समझ रहे हो? हालाँकि चारों तो गलत हैं ही हैं, लेकिन कम गलत वो है, ज़्यादा सही वो है जो कम गलत है। समझ रहे हो मेरी बात? उसी तरीके से जैसे बाईमैनुअल यूट्राइन कंप्रेशन गाइडलाइंस में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन आपका यूट्राइन मसाज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जो बिल्कुल नहीं है उसको बाहर निकालो ना। तो पहले कंडीशन में तो बाईमैनुअल यूट्राइन कंप्रेशन आपका आउट हो गया, तो इसका आंसर बी चला गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये आपको हो सकता है पेपर में मिल भी जाए क्वेश्चन, ठीक है? मज़ा आ जाएगा मिल जाएगा तो। नाउ एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ये वाला भी है। अब इसमें सर आपने यूट्राइन मसाज का क्यों निकाल दिया? ऊपर वाले में तो आपने यूट्राइन मसाज को रखा था। देखो, यूट्राइन मसाज मैंने क्या बोला था कि है भी और नहीं भी है। नाउ लेकिन यूट्रोटोनिक्स तो कंपल्सरी था। ठीक है सर, यूट्रोटोनिक्स का हम भी नहीं बोल रहे। डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग हमने इधर भी नहीं बोला था, हम इधर भी नहीं बोल रहे। ठीक है? अब कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन इज मेन एलिमेंट, सीसीटी इज मेन एलिमेंट। तो मेन एलिमेंट है जो देना ही देना होता है, देना ही देना है। समझ रहे हो? मैंने आपको बोला था ना, मैनुअल रिमूवल नहीं करते, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन ही प्रेफर करेंगे। तो देना ही देना है, और यूट्राइन मसाज दे सकते हैं और नहीं भी। अब बताओ इन दोनों में से ज़्यादा वैल्यू किसकी है? मेरे हिसाब से तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है। इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो फिर ये वाला ऑप्शन जो सी है, ये आपका आउट हो जाएगा, जो कि यहाँ एक्सेप्ट पूछा गया है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट ही काम आएँगे, लैंग्वेज पढ़ना, ऑप्शंस के हिसाब से आंसर चेंज होते हैं। दोनों क्वेश्चन सेम थे, एक में आंसर यूट्राइन मसाज गया, दूसरे में नहीं गया। समझ रहे हो मेरी बात में? तो क्यों क्या होता है ना, जब कोई बड़ा आदमी आता है तो छोटे पीछे होते रहते हैं। जैसे अगर ऐसी एनओ ऐसे चौड़ा होके नर्सिंग ऑफिसर ऐसे चौड़ा होके घूम रहा होगा, तो एसएनओ आएगा, तो नर्सिंग ऑफिसर ऐसे हो जाएगा, ठीक है? फिर एसएनओ ऐसे-ऐसे घूमेगा, फिर आपका एएनएस आएगा तो एसएनओ आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है? फिर एएनएस आपका ऐसे-ऐसे घूम रहा होगा, डीएनएस आएगा, डीएनएस ऐसे हो जाएगा। फिर डीएनएस आपका ऐसे-ऐसे घूम रहा होगा, सीएनओ आएगी, सीएनओ आपकी ऐसे हो जाएगी। समझ रहे हो? तो हायरार्की होती है, हर जने से ऊपर कोई ना कोई होता है, तो आपको ये देखना है कि सबसे सुपीरियर ऑप्शन कौन-सा है और सबसे इंफीरियर ऑप्शन कौन-सा है। इंफीरियर वाले को बाहर निकालो अगर एक्सेप्ट पूछा गया है तो, ठीक है? तो मेरा मेन पर्पज़ यही था इस क्वेश्चन को लाने का कि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन किस तरीके से अटेंड करना है। एक बकरी बलून का कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट है, बता देता हूँ आपको। देखो, बकरी बलून आप सबने सुना होगा, देखा भी है आपने, इमेज आपके सामने आ भी जाएगी। तो बकरी बलून के लिए क्या करते हैं, देखो, आपने देखो एक चीज़ याद रखना कि हमेशा तब यूज़ करना है जब आपका टोन का ही इश्यू हो। टोन का इश्यू हो, मतलब कि एटोनी हो, एटोनी, तभी यूज़ करना। 4 टीज़ होते हैं ना आपके, टोन, आपके ट्रॉमा, टियर, ये सारी जो आपके 4 टीज़ होते हैं, ठीक है? या थ्रोम्बिन, 4 टीज़ हो गए आपके। तो अगर टोन का इश्यू है, ट्रॉमा, टियर ये सब नहीं है, उस कंडीशन में आप बकरी यूज़ कर सकते हो, बकरी को बुलाओ, ठीक है? यूज्ड व्हेन जब आपका यूट्रन एटोनी हो रखा हो, आपके सारे आईवी एटोनी है, आपकी सारी आईवी मेड्स फेल हो गई हो, पेशेंट आपका रिफ्रैक्टरी पीपीएच के अंदर जा रहा हो, तब यूज़ करना है। एंड एक बात और याद रखना, गाइडलाइंस में ये लाइन लिखी हुई है कि अगर आपके पास सर्जिकल इंटरवेंशन, क्या बोला मैंने, सर्जिकल इंटरवेंशन अवेलेबल है, जैसे कि आप यूट्रस निकालना, बी लिंच सूचरिंग, या फिर आपका यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, अगर ये सारी चीज़ें प्रेज़ेंट हैं, सर्जरी कर सकते हो पेशेंट की, क्योंकि बकरी से रुक सकता है, नहीं भी रुक सकता, समझ रहे हो? लेकिन अगर बकरी से नहीं रुका, तो अगर आपके पास इसके आगे का स्टेप अवेलेबल नहीं है, तो बकरी मत करो। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे, क्योंकि बकरी को आप ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, मैं आपको वो भी बताऊँगा, ठीक है? सॉरी गाइज़। तो सर्जिकल इंटरवेंशन पॉसिबल है तब आप बकरी बलून को लगाना। अमाउंट कितना करते हैं, 300 से 500 एमएल कर सकते हो,
ठीक है? आप नॉर्मल सलाइन भी भर सकते हो, आप डिस्टिल्ड वाटर भी भर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है? अब ये मत बोलना कि सर डिस्टिल एन एनएस भर दिया तो क्रिस्टलाइज़ हो जाएगा। देखो, एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो इमरजेंसी में एक चलो एक बात बताऊँ मैं आपको। इमरजेंसी में आपके पास एक पेशेंट आया, आपको उसको फोलिस लगाना है, आपके पास डिस्टिल्ड वाटर नहीं है और वो पेशेंट आपका सीकेडी का पेशेंट है, एकाई का पेशेंट है एंड आपने उसको लेसिस-वेसिस देना है, तो यूरिन आउटपुट मेजर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? डॉक्टर ने बोला फोलिस लगा दो, पूरे हॉस्पिटल में डिस्टिल्ड वाटर नहीं है, पूरी दुनिया में डिस्टिल्ड वाटर खत्म हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो आप क्या एनएस से काम नहीं चलाओगे? बिल्कुल चलाओगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, एनएस अगर आपने जो फोलिस के बलून में एनएस डाल दिया, आपने जो सुना होगा ना कि वो क्रिस्टलाइज़ हो जाता है, क्रिस्टल बन जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं होता। 1 दिन, 2 दिन में क्रिस्टल नहीं बनते। वो जब आपके 7 दिन से ऊपर पड़ा रहता है ना एनएस एक ही जगह पे, तब जाके क्रिस्टल बनते हैं उनपे। 1-2 दिन आप एनएस डाल के निकाल लोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती। आपको बेड साइड बात बता रहा हूँ मैं आपको, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। तो इमरजेंसी में एनएस डाल सकते हो, लेकिन मेक श्योर करना कि आप उसको जल्दी से जल्दी डिस्टिल्ड वाटर से रिप्लेस कर दो, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैथेटराइज़ेशन के अंदर में वो क्रिस्टल बन जाएगा और वो बाहर नहीं निकलेगा। ओके? अगर चलो एक बात इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ मैं आपको। आप अगर आपको ये जानना है कि मान लो कि चलो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक है? सुनना, मज़ा आता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कभी। क्या होगा मान लो आपने किसी गधे ने एनएस डाल दिया उसके अंदर में, आपके फ़ोलिस के अंदर में और वो उसको ना 16 दिन हो गए फ़ोलिस को। अब क्या हुआ आपके पास वो पेशेंट ट्रांसफ़र आया था, अब फ़ोलिस के अंदर क्या डाला आपको तो पता नहीं चलता। अब डॉक्टर ने बोला कि ठीक है पेशेंट ठीक है, सेल्फ वॉइड करवाओ पेशेंट को, अब इस फ़ोलिस को आउट कर दो। आपने एक सिरिंज लिया, आपने उसके पोर्ट में लगा के आपने उसको विथड्रॉ करने की कोशिश करी, कोई आ ही नहीं रहा। किसी तरह का कोई सॉल्यूशन कोई डिस्टिल्ड वाटर बाहर ही नहीं आ रहा उस पोर्ट में से। आपने कितना ज़ोर लगा लिया, बलून तो इन्फ्लेट है लेकिन वो आपका सिरिंज में कुछ आ ही नहीं रहा। तो क्या समझोगे? तो समझा किसी गधे ने किसी किसी आदमी ने उसके अंदर एनएस डाल दिया, अब वो क्रिस्टलाइज़ हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताओ दिमाग लगाओ कि इस कंडीशन में पेशेंट का फोलिस आउट कैसे करोगे? फोलिस तो आउट करना पड़ेगा, ज़िंदगी भर लेके तो घूम नहीं सकता पेशेंट, लेकिन आपका बलून डिफ्लेट नहीं हो रहा, पॉइंट नंबर 1। उस कंडीशन में आप कैसे करोगे? क्योंकि आप कितना ही पुश कर लो, आप ऐसे कर दो, बोलेंगे कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हम और उसके अंदर डाल देंगे, ऐसा नहीं होता। वो एक्चुअल में नहीं जाएगा क्योंकि वो ना पूरा ल्यूमन जो होता है, एक तो होता है आपका बलून, बलून से पहले भी तो ल्यूमन होता है जिसमें से वो आपका फ्लूइड जाता है, डिस्टिल्ड वाटर जाएगा। तो वो पूरा ल्यूमन आपका क्रिस्टलाइज़ हो चुका है, पूरे ल्यूमन में अब जगह नहीं बची है, तो ना चीज़ कुछ बाहर आएगी, ना चीज़ अंदर जाएगी। अब बताओ फॉलिज को कैसे निकालोगे? ये हमारे प्रैक्टिकली की हुई चीज़ है, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा क्लिनिकल एक्सपोज़र से भी रूबरू करा देता हूँ मैं। बताओ, नहीं पता? सोच लिया? सोच लो, एक बार और सोच लो। हुँ, 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 हुँ। नहीं आ रहा दिमाग में? चलो मैं बताता हूँ, छोड़ो कोई बात नहीं, छोड़ो, छोड़ो। क्या करोगे, आप एक लोगे स्पाइनल नीडल, वही आपका लंबर पंक्चर वाली नीडल लेना, लंबी वाली सी, ठीक है? कोई भी ले सकते हो, पर्पल, येलो अलग-अलग कलर की आती है। उसके बाद क्या करना, यूएसजी मशीन लेना, मतलब डॉक्टर करेगा, यूएसजी मशीन लेते हैं, उसके ब्लैडर पे पॉइंट करते हैं, ब्लैडर पे रखो पेशेंट के, ठीक है? ब्लैडर में जब यूएसजी मशीन आप प्रोब लगाओगे ब्लैडर के ऊपर में, तो आपको बलून दिखेगा यूएसजी के अंदर में, एक ऐसा व्हाइट आउटलाइन दिखेगी, अंदर ब्लैक-ब्लैक सा दिखेगा, अब ऐसा चमकता हुआ ऐसा पॉइंट जैसा दिखेगा, तो वो आपका बलून होता है। अब आप क्या करो, यूएसजी गाइडेड लोकल दे दो पेशेंट को जहाँ से आपको नीडल इंसर्ट करनी है, ठीक है? वहाँ 2% लिग्नो के हिसाब उसको वो कर दो, क्या कहते हैं, सुन कर दो। फिर आप नीडल लो, स्पाइनल नीडल, यूएसजी प्रोब लगा के रखो और जाके यूएसजी गाइडेड उस बलून को फोड़ दो। समझिए? अब बलून जैसे ही फूटा, वो आपके ब्लैडर में आ गए क्रिस्टल्स, छोटे-छोटे से क्रिस्टल होता है, वो आपकी यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएँगे और उस पॉलिश को बाहर निकाल लो। हो सकता है थोड़ी इंजरी हो जाए इस बीच में, लेकिन निकालना तो ज़रूरी था। ठीक है? तो ये क्लिनिकल कॉन्सेप्ट था जो बेड साइड करते हैं। सॉरी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी बात पे वीडियो लाइक कर दो। अगर आपने बकरी बलून लगा दिया तो 5 से 15 मिनट के अंदर एक्सपेक्टेड होता है कि आपका जो ब्लीडिंग है वो रुक जाएगा, ठीक है? 24 आवर्स तक ही आप इसको लगा सकते हो, मैक्सिमम 48 आवर्स तक, ठीक है? उसके बाद उससे ज़्यादा आप इसको नहीं लगा सकते, याद रखना। अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई है, देन यू हैव टू गो फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन, लाइक जो आपका बी लिंच सूचर होता है जो आपने देखा होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर बाँधते हैं बड़ा-बड़ा सूचर, नहीं तो फाइनली आपको हिस्टेरेक्टोमी भी कर सकते हैं। हिस्टेरेक्टोमी कर सकते हो। इससे पहले आप एक चीज़ और कर सकते हो, यूट्राइन यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइज़ेशन, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइज़ेशन भी कर सकते हो आप पेशेंट के अंदर, ठीक है? एक क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर ये आता है कि यूट्राइन आर्टरी का सीक्वेंस क्या होता है? यूट्राइन आर्टरी का सीक्वेंस पूछा हुआ है एग्ज़ाम के अंदर, तो आप लिखना सबर,
क्या लिखोगे? सबर आओ, सबर आओ। कैसी भी बच्चों देखो, बच्चा बनने में कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल चीजें याद होनी चाहिए अपने को, ठीक है। सबर आओ, स्पाइरल आर्टरी, चलो बड़ा बड़ा लिखता हूँ, स्पाइरल, स्पाइरल आर्टरी, ठीक है, बेसिलर आर्टरी, रेडियल आर्टरी, ठीक है, आर्क्यूएट, आर्क्यूएट आर्टरी, एंड लास्ट में योर यूट्राइन आर्टरी। तो ये आपकी सीक्वेंस रहती है, मतलब ये आपकी यूट्रस की तरफ है और ये आपका अवे है, अवे फ्रॉम यूट्रस, ठीक है। अब असेंडिंग पूछे, डिसेंडिंग पूछे, जैसा पूछे लिख देना, ऐसा पूछे ऐसा कर देना, ऐसा पूछे ऐसा कर देना, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको पीपीएच का सारा कंपोनेंट समझ में आ गया होगा। यही था पीपीएच के अंदर जितना भी था, जितना मैंने इधर-उधर कोशिश करी। देखो यहाँ चलो सेल सेल आवाज़ रह गया। सेल सैल्वेज क्या होता है? सुना है आपने सेल सैल्वेज क्या होता है? ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे। सेल सैल्वेज ये होता है कि जो मान लो जो कैलिब्रेटेड ड्रेप में ब्लड इकट्ठा हो रहा है, उसी को लेके, उसी को आप फटाफट प्रोसेस करके उसमें एंटीकोगुलेंट मिला के, फैक्टर वैक्टर मिला के, ब्लड को वॉश करके, आरबीसी वॉश करके उसी पेशेंट को वापस लगा दो। इसको बोलते हैं सैल्वेज। समझ में आ गई मेरी बात? इसी को बोलते हैं सेल सैल्वेज, मतलब कि उसी पेशेंट का उसी को लगा दो, उसी को लगा दो, ठीक है। वही आपका जो पीपीएच से ब्लड निकला है उसको, लेकिन थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन ठीक है। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सेल सैल्वेज क्या होता है। ओके, सो ये सारा आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। असेसमेंट, डायग्नोसिस, ई मोटिव कब करते हैं, सारा डोज़ वोज़ सारा आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मज़ा आया आपको, ठीक है। नाउ अब क्या देखें इसके बाद में, हाइपरटेंशन गाइडलाइंस देख लेते हैं, ठीक है। चलो हाइपरटेंशन गाइड, चलो ओके, सो यहाँ मैंने लास्ट टाइम क्लास ड्रॉप की थी हाइपरटेंशन वाले पे, और थोड़ा सा अपडेट है हाइपरटेंशन के अंदर में। एएचए की गाइडलाइंस हैं और एक आपका एनपीसीडीएससी की भी गाइडलाइंस होती है, अगर आपको पता है तो। एनपीसीडीएससी अपनी इंडियन गाइडलाइंस है, और एएचए या फिर एसीसी ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा नाम ना। एएचए क्या होता है? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। एसीसी क्या होता है? अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी। एनपीसीडीएससी क्या होता है? ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको हाइपरटेंशन क्राइसिस क्या होता है, इमरजेंसी अर्जेंसी में क्या डिफरेंस है, वो सारा बताऊंगा। ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं, बीपी रीडिंग कैसे लेते हैं, अप्रोच क्या रहती है, सबसे पहले कौन सी दवाई देनी है, बाद में कौन सी दवाई देनी है, पूरा बताऊंगा। एमलोडिपिन 5 देते हैं, फिर आप टेल्मा 40 देते हो, फिर टेल्मा 80 करते हो, फिर एमलोडिपिन 10 करते हो, फिर क्लोरथालिडोन 2.12.5 देते हो, फिर क्लोरथालिडोन फिर 25 करते हो। ये सारा प्रोटोकॉल मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आपका काम यही है कि इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ में जिनको अपडेट्स की जरूरत है। ओके, सो आगे चलते हैं, देखते हैं इस गाइडलाइंस में क्या है। तो एएचए की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो कट ऑफ हमारे पास आई है वो आपको बता देता हूँ, और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कट ऑफ याद रखना, ठीक है। सबसे पहले आप लिखना लेस देन 120 बाई, ओके एक सेकेंड दोस्तों ना, ठीक है, ओके ओके लेट्स स्टार्ट, ठीक है। अगर आप सबसे पहले लिखना लेस देन 120, यहाँ लिख दो आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यहाँ आप लिख दो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ओके ये ठीक है। लेस देन 120 बाई लेस देन 80, तो ये तो आपका हो गया नॉर्मल, ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्मल। फिर आपको आता है हाई नॉर्मल। हाई नॉर्मल क्या होता है? ये आपका 120 से 120 है, और यहाँ से आपका लेस देन 80, ये यहाँ पे चेंज है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाओ, यहाँ आप 130 से 139 कर दो, उसके बाद आप 140 से 149 कर दो। तो ये आपका हो गया स्टेज 1, ये आपका हो गया स्टेज 2, ठीक है। इसी को हाइपरटेंशन इमरजेंसी भी बोल रहे हैं यहाँ पे। सॉरी, इसको नहीं बोलते, नहीं नहीं इसको नहीं बोलते, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आप कर दो 80 से 89, और यहाँ आप कर दो 90 से 99। समझ गए मेरी बात? तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब है स्टेज सेकंड वाला, स्टेज सेकंड इज मोर देन 140 बाई 90, सिंपल भाषा में ये है। तो ये यही आपका अपडेटेड वाला जो है कट ऑफ है एएचए का, ठीक है। अब इससे पूछे स्टेज 1 बताओ, 2 बताओ, नॉर्मल बताओ, हाई नॉर्मल बताओ, इसके हिसाब से आप वहां पे टिक करके आ जाना, दिस इज योर गाइडलाइंस, ठीक है। यहाँ तक खत्म हो गया। नाउ मूविंग फर्दर, लेट्स सी। एक सेकंड का ना, ओके गाइस सॉरी। तो अब मुझे बताइए, ठीक है, तो अब दो चीजें इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, कि कौन से बीपी पे अपने को क्या करना चाहिए।
कितना बीपी होगा तो हमारे को एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वो सारा डिस्कस करते हैं। ठीक है? तो अगर आपका बीपी की रीडिंग मोर देन 180 बाई मोर देन 110 आ रही है, ठीक है? तो इसको तो आपको इमीडिएट स्टार्ट करना चाहिए, इमीडिएट रेफर कर दो। अगर आपके पास ट्रीटमेंट नहीं है तो रेफर कर दो, और ट्रीटमेंट है तो ट्रीटमेंट इमीडिएट कर दो। मतलब कि इमीडिएट ट्रीटमेंट आपको चाहिए इसके अंदर में, ठीक है? अगर आपका बीपी 160 से लेके 160 से 1 ऐसे लिखता हूँ, अगर आपका बीपी 160 से लेके 179 के बीच में आ रहा है, एंड अगर आपका डायस्टोलिक बीपी 100 से लेके 109 के बीच में आ रहा है, इस कंडीशन में आप क्या करना है, आपको ट्रीटमेंट देना है, उसी दिन देना है, लेकिन थोड़ा रुक रुक सकते हो। इमीडिएट तो मतलब कि जैसे ही आपको आया दवाई लगाई, ये खड़े-खड़े, इसको बोलते हैं इमीडिएट। एंड इसमें आपको करना है सेम डे पे करना है, डिले नहीं करना है, क्योंकि ये भी आपका अर्जेंट ही है प्रोटोकॉल, ठीक है? 2 चीज़ें समझ में आ गई। लेकिन अगर आपकी रीडिंग इससे थोड़ी और कम आ रही है, मतलब 140 से 159, एंड यहाँ पे आपका 90 से 99 के बीच में आ रही है, तो इस कंडीशन में आपको एक बार वापस वीपी रिपीट करवाना पड़ेगा। मतलब कि रिपीट करवाइए नेक्स्ट विज़िट पे। विज़िट नेक्स्ट पे आप उसको रिपीट करवाइए। अगर सेम आ रही है, देन वी विल से कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है या नहीं है। ठीक है? यहाँ पे एक पॉइंट और बता देता हूँ कि अगर पेशेंट की सिंगल वैल्यू आ रही है, ये वाली जो मैंने बोला मोर देन 180 वाली, तो दिस इज़ योर पॉज़िटिव या कन्फर्म केस ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है? सिस्टमिक हाइपरटेंशन का कन्फर्म केस है, आपको दूसरी रीडिंग की बिल्कुल ज़रूरत या आवश्यकता नहीं है। ठीक है? लेकिन इस कंडीशन में आपको एक बार रीचेक करना पड़ेगा, एट लीस्ट एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है? यहाँ तक आपकी बात समझ में थी, सर समझ में आ गया। अब देखो, 2 चीज़ें हैं, अमेरिकन हार्ट वाली और आपका एनपीसीडीसी। अरे सर ये बता दो, ये एनपीसीडीसी ये क्या है? हमें तो कभी सुना नहीं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका फुल फॉर्म लिखना, नेशनल, क्या बोला मैंने? नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन। क्या बोल रहा हूँ मैं? मैं लिखूँ? ओके, मैं लिख देता हूँ। इसमें आप लिखो नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ, किस चीज़ का? कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, स्ट्रोक। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसा मोटा-मोटा याद रख लेना, याद नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो ये आपका दिल्ली का है, ये आपके नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में गाइडलाइंस है, और ये आपकी ग्लोबल गाइडलाइंस है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ग्लोबल है ये तो, और ये आपकी लोकल गाइडलाइंस है, ठीक है? अगर एग्ज़ाम में जो पूछेगा, मेंशन करके पूछेगा, अगर मेंशन नहीं करे, तो आप एएचए के अकॉर्डिंग में इसको मान लेंगे, क्योंकि एएचए ग्लोबली वर्ल्ड वाइड आपको एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है? ओके। तो टारगेट देखो, इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक ही चीज़ है कि एएचए क्या बोलता है कि कितना ब्लड प्रेशर आपको टारगेट रखना है। समझ रहे हो मेरी बात? एएचए बोलता है कि आपको 130 बाय सॉरी, अरे एएचए ये नहीं बोलता। एएचए क्या बोलता है गाइस? एएचए आपका बताता है कि 130/80 एएचए बोलता है, ठीक है? और आपका ये बोलता है कि 140/90। ये दोनों इनके टारगेट कट ऑफ है। मतलब कि अगर इनमें से जिसकी जो गाइडलाइन फॉलो हो रही होगी, तो उसके हिसाब से इनका टारगेट ब्लड प्रेशर रहेगा। सर समझ में नहीं आया, आपको बताता हूँ। मान लो कि आपके बीपी, मान लो एक पेशेंट का बीपी आ रहा है 180/100, ठीक है? एक पेशेंट आया। नाउ एएचए के अकॉर्डिंग उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, ब्लड टारगेट उसका कितना रखोगे? तो आप बोलना, अच्छा एएचए के अकॉर्डिंग तो हमने सुना था 130 बाय लेस देन 180 ये हमारा टारगेट रहता है। ठीक है? तो नॉर्मल पेशेंट का हो गया। सर पेशेंट को स्ट्रोक है, या नॉर्मल पेशेंट है, सीकेडी है, डायबिटीज़ है, बूढ़ा पेशेंट है, प्रेगनेंसी है, इन कंडीशन में टारगेट तो चेंज होना चाहिए। समझ रहे हो ना? चेंज हो जाना चाहिए टारगेट तो। तो मेरी बात सुनो, इन सब के लिए यहाँ से यहाँ तक एक ही गाइडलाइन है, टारगेट पूरा चेंज करके इन्होंने सिंगल वैल्यू बोल दी है कि कोई भी कंडीशन हो, 1-2 कंडीशन अलग है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, वो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। इनमें से कोई ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, स्ट्रोक के अलावा। लेकिन उससे भी इमरजेंसी सिचुएशन आगे लिखी हुई है, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। तो लेस देन 130/80 आपका टारगेट रहेगा, ठीक है? और अगर प्रेगनेंसी पूछे तो आप बोलना लेस देन 140। ना सीवियर प्री-एक्लेम्पसिया में आपको कम करना पड़ता है, 140 का कट ऑफ दे रखा है उसके अंदर, 140/90, ओके। तो ये तो आपका प्रेगनेंसी, जो आपका प्री-एक्लेम्पसिया वाला स्टेट हो गया ना, प्री-एक्लेम्पसिया वाला, उस कंडीशन के अंदर में है ये सारा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कि
अगर पूछे कि एनपीसीडीसी के हिसाब से कौन-सा कितना रखोगे, तो आप बोलना 140 से कम रखेंगे सर। ठीक है? अगर पूछे कि आपको एएचए के अकॉर्डिंग क्या रखोगे वेरियस डिजीज़ के अंदर में, तो आप बोलना कि 130/80 से कम रखते हैं। ये स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है हर डिजीज़ के अंदर, इसी को फॉलो करना है। ठीक है? यहाँ पे समझ में आ गया। टारगेट वैल्यूज़ मैंने आपको बता दी। ओके, ओके। ठीक है, नाउ हाँ, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। चलो, इसका डिस्कस करते हैं। देखो, अगर आपका आउटिक डाइसेक्शन का केस है, आउटिक डाइसेक्शन का केस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको ब्लड प्रेशर सडन ड्रॉप करवाना पड़ता है क्योंकि देयर इज़ मैसिव ब्लीडिंग। तो इसमें आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम कर दोगे, वो 120/120 से कम कर दोगे, ये याद रखना मेरी बात। ठीक है? और उसकी हार्ट रेट को आप लाओगे अराउंड 60, अराउंड या अप्रॉक्स 60, लेस देन इक्वल टू 60 बीट्स पे आप उसकी हार्ट रेट को मैनेज करोगे। तो ये तो आपका आउटिक डाइसेक्शन के लिए कट ऑफ रहता है, याद रखना। ठीक है, एक पॉइंट तो यहाँ हो गया। दूसरा पॉइंट ये है आपका, अगर पूछे इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो रहा है पेशेंट को एक्टिव, तो इस कंडीशन में आपको 140 से कम रखना है, लेकिन आपको 130 से कम नहीं जाना, ये याद रखना। 140 से तो नीचे आना है, लेकिन आपको 130 से नीचे नहीं जाना, वरना इसके अंदर इस्कीमिया वाला कंपोनेंट ज़्यादा हो जाएगा। ट्रीटमेंट की जगह ट्रीटमेंट की जगह नुकसान हो जाएगा पेशेंट का, तो ये याद रखना। इंट्रासेरेब्रल हेमरेज का मैंने बता दिया, इंट्राक्रैनियल हेमरेज में बता दिया आपको 140 से कम करना है, लेकिन 130 से कम मत करना। आउटिक डायसेक्शन के अंदर सडन ड्रॉप करते हैं, सडन ड्रॉप करेंगे 120 से नीचे लेके आएँगे, हार्ट रेट भी कंट्रोल करेंगे। ठीक है? दोनों मैंने आपको बता दिया। टारगेट मैप फर्स्ट आवर के अंदर आपका होना चाहिए अराउंड 20 टू 25%। 20 टू 25% आपका टारगेट होना चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात? टारगेट मैप समझ में आ गया? कितना होना चाहिए? 20 से 25% आपका मैप फर्स्ट आवर के अंदर में कम होना चाहिए, याद रख लेना। ठीक है? अब आप निकाल लेना परसेंटेज अपने हिसाब से। नाउ 2 टर्म जो मैंने बोला था क्लियर करने के लिए, एक हाइपरटेंशन क्राइसिस, एक हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। तो देखो, हाइपरटेंशन क्राइसिस के अंदर ही आपके इमरजेंसी भी आती है और अर्जेंसी भी आती है। ओके सर, एक डाउट क्लियर हो गया। हाइपरटेंशन क्राइसिस के अंदर इमरजेंसी भी है, अर्जेंसी भी है। सर इंपॉर्टेंट कौन सा है, पहले किसको ट्रीट करें? तो जिसमें पहला अल्फाबेट जल्दी आता है उसको ट्रीट कर दो भाई साहब। इस किसमें आता है सर? ई पहले आता है तो इसको पहले ट्रीट कर दो। यू बाद में आता है, इसको बाद में ट्रीट कर देना। ठीक है सर, 2 चीज़ें क्लियर हो गई। सर इनका टारगेट बता दो कितना होता है? तो देखो, अगर मोर देन 180/120, ठीक है? इसमें भी मोर देन 180/120, अरे सर सेम हो गया। हाँ, सेम ही होता है। सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। किसने बोला? मैं बोल रहा हूँ ना। तो सर फ़र्क क्या है? फ़र्क अल्फ़ाबेट का फ़र्क है? नहीं। देखो, अगर इमरजेंसी है, तो इसमें आपका एंड ऑर्गन डैमेज होता है। इसके अंदर नो एंड ऑर्गन डैमेज। समझ रहे हो मेरी बात? या कहने का मतलब है ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होगा। यहाँ पे नो ऑर्गन अफेक्ट, नो ऑर्गन अफेक्टेड। समझ में आ रही मेरी बात? तो ऑर्गन का खेल है। कट ऑफ दोनों की सेम है। वाइटल ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं, इमरजेंसी है, बिकॉज़ हो रहे हैं तो करना पड़ेगा, और नहीं है, इमरजेंसी है, कर देना, लेकिन करना ज़रूर। समझ में आ गई? अर्जेंसी समझ में आ गया, इमरजेंसी समझ में आ गया, एएचए कट ऑफ समझ में आ गई। ठीक है? अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ट्रीटमेंट अप्रोच क्या रखते हैं। तो एएचए के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया था। ठीक है? बीपी क्लासिफिकेशन कैटेगरी, इसको भरना है मेरे साथ, वापस भरोगे? वापस भर लो चलो। लेस देन 120 ऐसे लिख दो, यहाँ लिख दो लेस देन 80, फिर वापस यहाँ लिख दो लेस देन 80, फिर यहाँ लिख दो 80 से 89, फिर यहाँ लिख दो 90 से 99। ऐसे ही करते हैं, 90 से 99। रिवीजन कर रहे हैं, लिखो मेरे साथ साथ फटाफट। यहाँ पे लिख दो 120 से 129, यहाँ लिख दो 130 से 139, फिर यहाँ लिख दो 140 से 149। ठीक है? हो गया। बस इसमें क्या है, ये नॉर्मल है, ये आपका हाई नॉर्मल है, ये आपका स्टेज 1 है, ये आपका स्टेज 2 है, ये आपका स्टेज 2 है। बस समझ में आई कि नहीं मेरी बात? ओके, गुड टू गो, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है? अब ऊपर बहुत बच्चों ने शायद नोटिस किया होगा कि मैंने एक वर्ड लिखा होता है डैश। ठीक है? डैश, डायटरी अप्रोच इन सीवियर हाइपरटेंशन, सिस्टमिक हाइपरटेंशन। तो अब आप ये बताओ कि डैश क्या होता है? डैश में क्या देते हैं? क्या देते हैं? ये आप सबके होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में चाहिए। अगर नहीं लिखोगे तो अगली बार मैं पूछना बंद कर दूँगा। ठीक है? और बताऊँगा भी नहीं, दूसरी बात। ठीक है? ओके, सो इम्पोर्टेंट वन लाइनर। ओके, नाउ
तो अभी एएचए की गाइडलाइंस आई है, उसके अंदर 2 चीज़ें इन्होंने इंक्लूड करी हैं कि अगर आपके पेशेंट को हाइपरटेंशन है, तो उसके ऑर्गन्स डैमेज होने के चांस है, मेनली उसका किडनी डैमेज होने के चांस होते हैं। तो उसके अंदर आप 2-3 चीज़ स्क्रीनिंग करो। सबसे पहले आप स्क्रीनिंग करो यूरिनरी एल्ब्यूमिन क्रिएटिन रेशियो की, यूरिनरी एसीआर की। तो एग्ज़ाम में पूछे कि कौन से स्क्रीनिंग है किडनी डैमेज के लिए, तो आप बोलना है यूरिनरी एसीआर। यहाँ आपका ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है? उसके बाद आप पूछे कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन के लिए, आपको पता है हाइपरटेंशन आपके स्ट्रोक, डिमेंशिया, वैस्कुलर कंपोनेंट को डैमेज करने में हेल्प कर बहुत ज़्यादा के इम्पोर्टेंट होती है। मतलब कि अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आपको वैस्कुलर डिमेंशिया हो सकता है, डिमेंशिया के चांस बढ़ जाते हैं, आपको स्ट्रोक के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है? ये सारे स्ट्रोक हो जाते हैं आपको। आपको वेसल इश्यूज़ हो सकते हैं, वेसल इश्यूज़ हो सकते हैं आपको। ठीक है? ये सारा गाइडलाइंस के अंदर लिखा हुआ है क्या-क्या हाइपरटेंशन से एसोसिएटेड होता है। ठीक है? तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के लिए आप करते हो एआरआर, मतलब कि एंजियोटेंसिन रेनिन रेनिन रेशियो ये आप कैलकुलेट करते हो। क्योंकि आपको सबको पता है जो रास सिस्टम होता है वो आपके हाइपरटेंशन से रिलेटेड होता है, तो उसके लिए अपन एआरआर करते हैं। अगर ये आपका मोर देन 30 होता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव। यही आपका उसके अंदर भी चेक करते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, जिसको आप कॉन सिंड्रोम बोलते हो ना, कॉन सिंड्रोम, वही है ये सारा कंपोनेंट, ठीक है? तो यही इन्होंने अब गाइडलाइंस के अंदर भी ऐड कर दिया है कि स्क्रीनिंग के लिए कौन-सा यूज़ करोगे, ठीक है? तो एआरआर बोल देना, नॉर्मल रेनिन और क्या कहते हैं एंजियोटेंसिन का आप रेशियो निकालते हो, रेनिन आपका 2 से लेके 1.2 तक होता है, अगर आप सोए पड़े हो, अगर आप खड़े हो जाते हो तो 0.5 से 4 हो जाता है, वो सब चीज़ें अलग होती है, उसमें नहीं करना। आप एक वैल्यू याद रख लो कि मोर देन 30 अगर बोले, तो आपका एआरआर पॉजिटिव है। एआरआर पॉजिटिव है किसके लिए? कि आपके पेशेंट को सेकेंडरी हाइपरटेंशन के रिस्क ज़्यादा है। ठीक है? नाउ एक कंपोनेंट आता है कि कैसे आप मॉनिटर करते हो, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स सी कि कैसे मॉनिटरिंग करेंगे अपन बीपी की। तो पेशेंट आएगा, उसको आप बिठा के रखो सबसे पहले, ठीक है? कहाँ चला गया? इसको ऐसे लिखते हैं, ग्रीन से लिख देते चलो। ठीक है? तो पेशेंट आएगा, आया पेशेंट, आप उसको बिठाओ, 5 मिनट से ज़्यादा उसको वेट कराओ आराम से, पीछे सहारा लगवाओ, पैर सीधे रखो, पेशेंट का एकदम हैंड ऐसे टिका होना चाहिए पीछे की तरफ, सपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद में पेशेंट को स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, कैफ़ीन, कॉफ़ी इंटेक नहीं होना चाहिए पेशेंट का, किसी भी तरह का मदिरा का सेवन नहीं करा हुआ होना चाहिए पेशेंट, ठीक है? 2 पॉइंट यहाँ पे हो गए। या फिर अगर करा हुआ भी है तो 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम उसको पास आउट हो जाना चाहिए। उसके बाद में आप उसको यहाँ बाँधोगे, ठीक है? एप्रोप्रिएट साइज़ का कफ लोगे, वही आपका 80-40 वाला रेशियो जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, लेंथ टू विड्थ वाला रेशियो 80-40, ठीक है? आपने उसको बाँधा यहाँ पे, इस हाथ से आपने रीडिंग ली, ठीक है? रीडिंग ले ली, फिर वापस क्या करो, इस हाथ से रीडिंग लो, इस हाथ से, दोनों हाथ से रीडिंग लेनी है आपको पहले। तो आपको 2 हाथ से रीडिंग लेने के लिए पहले तो आपको ये पता चल जाएगा कि दोनों हाथ में बीपी इक्वल है, क्योंकि अगर एब्नॉर्मल बीपी है, समझ रहे हो ना? तो ये भी आपकी एक डिज़ीज़ कंडीशन होती है। मान लो कि इसमें 120 आया, तो ये तो नॉर्मल है सर, लेकिन इसमें 100 ही आ रहा है। इतना बीपी का डिफरेंस, तो मतलब आप सोच सकते हो कि नहीं यार, कुछ वेसल का इश्यू हो सकता है, कोई आपको कोआक्टेशन ऑफ अओर्टा हो सकता है इस तरीके से कि इसमें हो रहा है, इसमें नहीं आ रहा। हो सकता है कुछ आपका सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम वाला पेशेंट हो, समझ रहे हो? आपको कोई थाइमोमा वाला पेशेंट हो, चलो उस बारे में नहीं जाते अपन। तो आपको 2 रीडिंग लेनी है, पहले तो कंफर्म करने के लिए कि दोनों हाथ में तो कोई दिक्कत नहीं है पेशेंट के, दोनों तरफ बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद में एक हाथ से 2 रीडिंग लोगे एवरेज के लिए, समझ रहे हो? अगर एवरेज 5 से ज़्यादा आ रहा है, सॉरी एवरेज अगर आपको 10 से ज़्यादा आ रहा है, तो आप उसको एवरेज निकाल लेना। 10 एमएम से ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है 2 रीडिंग के बीच में, तो एवरेज निकाल लेना उसको। नाउ अगर नाउ फिर उसके बाद में क्या करोगे? फिर 2-3 चीज़ें होती है अपने पास में। एक होती है अपने पास में एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ठीक है? ये टर्म भी आपके पास पूछ सकता है। एबीपीएम, एम्बुलेटरी एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, मतलब पेशेंट चल के आ रहा है तो कितना होना चाहिए? समझ में आ गई मेरी बात? तो वो क्या, उसको बोलते हैं एम्बुलेटरी बीपी, ओके? एक होता है आपके पास मास्क्ड हाइपरटेंशन। मास्क्ड हाइपरटेंशन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। उसमें क्या होता है, पेशेंट आपके पास आया, आपने बीपी चेक किया, वहाँ तो बीपी उसका नॉर्मल आ रहा है, लेकिन घर जाने के बाद बीपी उसका हाई आ रहा है। इसको बोलते हैं मास्क्ड हाइपरटेंशन। इसका बिल्कुल उल्टा क्या होता है, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन होता है, जिसमें पेशेंट का घर पे बीपी नॉर्मल आता है,
लेकिन आपको देख के उसकी फट जाती है, उसका बीपी हाई हो जाता है। तो आप देख लेना व्हाइट कोट हाइपरटेंशन का एंटागोनिस्ट है या अपोजिट है, रिवर्स है या उसका सिनोनिम है, कौन-सा है? एंटोनिम है, सॉरी एंटोनिम कौन-सा? मास्टर हाइपरटेंशन, ठीक है? अब ये तीनों वैल्यू हैं जिसके हिसाब से आप पेशेंट को बोल सकते हो कि यार उसका उसका बीपी हाई है या पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो। अगर आपने 24 आवर्स में एवरेज निकाला, रैंडमली उसको बोला घर पे एवरेज निकालो, अगर उसका इससे ज़्यादा आ गया 130/80 से, तो मतलब पेशेंट आपका हाइपरटेंसिव है। ठीक है? अगर होम बीपी, ठीक है? इसको इसे ये तो आपका एम्बुलेटरी बीपी होता है, वैसे आपका एचबीपीएम भी होता है। होम बीपी मॉनिटरिंग में अगर उसका एवरेज या उसका वैल्यू 135 से ज़्यादा आ रही है, 135/85 से ज़्यादा आ रही है, तो पेशेंट आपका हाइपरटेंसिव है। और अगर ऑफिस का बीपी पेशेंट का आपका क्या आ रहा है, 140/90 से आ रहा है, तो ये भी आपका हाइपरटेंसिव है। ठीक है? तो हाइपरटेंशन कट ऑफ समझ में आ गई आपको? गुड, वेरी गुड। नाउ हाउ टू स्टार्ट ट्रीटमेंट, नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। तो आपकी जो इंडियन गाइडलाइंस है उसके उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कैसे आप पेशेंट को ट्रीट करोगे, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को। आई होप गाइस आपको बोर नहीं हो रहे होगे, मजा आ रहा होगा चीजों को लेके, है ना? जितना मैं एक टॉपिक को कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ ना, आपने शायद नोटिस किया होगा कि शायद कहीं भी कवर नहीं हो रही ये चीजें। तो ये सब चीज़ें आपके लिए हैं और किसी और के लिए नहीं है। गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशन, प्रोटोकॉल्स क्या है, क्या नहीं है, मेरा काम है आपको बताना। एग्ज़ाम में आया तो वेल एंड गुड है, प्रिडिक्ट तो कोई कर नहीं सकता, अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होती हैं सारी। लेकिन ये है कि अगर पूछ ले तो कहीं से नहीं छूटना चाहिए। मैं जो बता रहा हूँ इसके अलावा एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी पढ़ लोगे तो बहुत चांसेस है कि एग्ज़ाम, बहुत क्या काफ़ी चांसेस है कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ़ एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता एग्ज़ाम, पॉइंट नंबर 1, ठीक है? सॉरी। तो ठीक है, ट्रीटमेंट बताता हूँ आपको, बोर नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना, अच्छे से पढ़ना है, चीज़ों को लेके, कंटेंट को लेके, एमसीक्यूज़, नेगेटिव्स, ठीक है, सब चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, घरवालों से बात करो, अपनी फीलिंग एक्सेलेरेट करो, दोस्तों से बात मत करो। मतलब ऐसे नहीं कह रहा मत बात करो, लेकिन कंपैरिज़न हो जाता है फिर, क्या तूने क्या पढ़ा, तूने क्या पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, मेरे इतने सही हो रहे हैं, मेरे इतने गलत हो रहे हैं, फिर आप ऐसे परेशान हो जाओगे। एंड लास्ट एग्ज़ाम के टाइम पे ये सब नहीं करना होता है, मैं आपको एडवाइस करता हूँ, एडवाइस मान लेना मेरी। ओके, नाउ अब क्या करेंगे हम कि स्टार्ट ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले कौन-सी दवाई देते हैं सर? सबसे पहले गाइडलाइंस बोलती है कि आप पेशेंट को एम्लोडिपिन दे दो। ओके, एम्लोडिपिन, एम्लोडिपिन दे दिया सर। कितना दे रहे हैं सर? 5 एमजी दे देते हैं, ठीक है? तो अब एम्लोडिपिन को तो मैं ए लिख दूँगा, ठीक है? आगे क्योंकि बहुत सारा लिखना है तो मैं लिखूँगा कम, समझाऊँगा ज़्यादा। एम्लोडिपिन दे दिया पेशेंट को, फिर पेशेंट को बोलो कि 30 दिन बाद वापस आए। थ्री सॉरी 30 डेज़ बाद वापस आया कि सर बीपी मेरा कम नहीं हो रहा है, 1 महीने से ऊपर हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप कर दो टेल्मिसार्टन, टेल्मिसार्टन ऐड कर दो। कितना? 40, 40 क्या एमजी? हाँ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ 80, ठीक है? तो एमोडिपिन दिया, 1 महीने बाद वापस आया, आपने टेल्मिसार्टेन दे दिया, उसको बोला कि वापस 1 महीने बाद आना। ठीक है, 1 महीने बाद वापस आया कि डॉक्टर साहब कम नहीं हुआ, डॉक्टर साहब बोले ठीक है, ऐसे कैसे? अब देखता हूँ, तो टेल्मा आपने कर दिया 80, डॉक्टर साहब बोले जाओ टेल्मा 80 लो, फिर 1 महीने बाद वापस आना। ठीक है, चला गया भाई साहब। फिर वापस आए 1 महीने बाद, डॉक्टर साहब टेल्मा 80 से कुछ नहीं हुआ, तो एक काम करो एम्लोडिपिन को 10 कर दो और टेल्मा, ओह गाइस सॉरी, क्लास रोकनी पड़ेगी गाइस, थोड़ा-सा इश्यू हो गया। ओके गाइस, थोड़ी लाइट का इशू हो गया था, कोई बात नहीं, लेट्स रिज्यूम वापस, ठीक है? तो आपने टेल्मिसार्टन, वापस से बोलता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले आपने एम्लोडिपिन दिया 5 एमजी पेशेंट को, उसको बोला वहाँ चला जा। 1 महीने बाद पेशेंट वापस आया कि सर इससे ठीक नहीं हो रहा, आपने टेल्मिसार्टन 80, आपने 40 एमजी ऐड कर दिया। आपने बोला कि 1 महीने इसको खाओ फिर वापस आ जाना। 1 महीने बाद पेशेंट वापस आ गया कि सर टेल्मा 40 से कुछ नहीं हो रहा, तो आपने बोला ठीक है, टेल्मा 80 ले लो, साथ में एम्लोडिपिन 5 चल रही है, याद रखना, ठीक है? साथ में एम्लोडिपिन चल रही है 5 एमजी। उसके बाद पेशेंट 1 महीने बाद वापस आया कि सर टेल्मा 80 से कुछ नहीं हुआ, तो अब आपने क्या किया, आपने बोला एम्लोडिपिन 10 कर लो और टेल्मा को 80 ही रहने दो। एम्लोडिपिन 8 प्लस टेल्मा को 80 रहने दो। इसके बाद पेशेंट वापस 1 महीने बाद वापस आया कि सर इससे भी कुछ भी नहीं हुआ, आप तो डॉक्टर ही खराब हो। सर बोलते हैं नहीं, नहीं, रुक जा, एक काम कर, क्लोरथालिडोन ले ले। क्लोरथालिडोन लेके देख, क्लोथाइडोन ले ले, कितना लूँ सर? 12.5 एमजी ले ले, फिर 1 महीने बाद मुझे वापस दिखाना, दुआएँ देगा। ठीक है, 1 महीने बाद वापस आया, गालियाँ दे रहा है पेशेंट, ठीक है, कि सर बकवास हुआ, आप तो पैसा लूट लिया मेरा। सर बोलते हैं एक काम कर, आखिरी बार इसके बाद नहीं हुआ तो मैं डिग्री छोड़ दूँगा। तो क्लोरथालिडोन दे दिया, क्लोरथालिडोन, सर वापस वही दवाई, अरे एक काम कर, इसको है ना डबल कर दे, इसको ले तू 25 एमजी। कितना लूँ सर? 25 एमजी, ठीक है।
इसके बाद वो वापस आया कि सर अभी भी ठीक नहीं हुआ, फिर डॉक्टर ने बोला इधर आ, तो दवाई टाइम से खा भी रहा है कि नहीं सर, जब बीपी हाई होता है तब खाता है। डॉक्टर साहब ने एक थप्पड़ मारा खींच के, है ना? हालाँकि मैं मज़ाक कर रहा हूँ, कहानी है, ठीक है? मतलब नाउ मेरा कहने का ये मतलब था कि मोस्ट कॉमन कॉज़ ऑफ रिफ्रैक्टरी बोल देते हैं इसको, रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन, वो होता है आपका नॉन कॉम्प्लिएंट टू ड्रग्स। मतलब अगर जिसको पेशेंट को बीपी है, आपने उसको बोला दवाई खाओ, लेकिन वो नहीं खाता, अपनी मर्ज़ी से खाता है, ये मोस्ट कॉमन कॉज़ है कि पेशेंट आपका रेज़िस्टेंट या फिर रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन के अंदर चला जाता है, एंड एक टाइम पर उसपे कोई ड्रग्स काम नहीं करती, एंड इवेंचुअली वी हैव टू स्विच टू मोर एग्रेसिव ड्रग्स इंजेक्टेबल फॉर्म में, ठीक है? ओके, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया? आई होप प्रोटोकॉल समझ में आ गया होगा। ये आपका प्रोटोकॉल जो है, ये आपके एनपीसीडी-एससी के हिसाब से जो अपना नेशनल प्रोटोकॉल है, वो आपका ये प्रोटोकॉल है, ठीक है? नाउ कुछ स्पेशल केस होते हैं जिसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा दवाइयाँ देनी पड़ती है, बीपी के साथ-साथ में, तो वो कौन-सा होता है? तो एक बात आप याद रखना कि प्रेगनेंसी में कौन-कौन सी दवाई नहीं देते, आपको पता ही है। तो कौन-सी हाइपरटेंसिव एजेंट प्रेगनेंसी में नहीं देते, उनके नाम मैं लिखता हूँ, आपको पता है। लेट्स रिवाइज़ अगेन। ओके, लेट्स गो। एआरबी नहीं देते, एसी एआरबीज़ नहीं देते, आप सबको पता है। एस इन्हिबिटर्स नहीं देते, ठीक है? टेल्मिसार्टन जो अभी मैंने आपको बताया था, वो भी नहीं देते इसके अंदर में। और कौन-सी नहीं देते गाइस, बताओ, कुछ आइडिया आ रहा है आपके दिमाग में? कौन-सी नहीं देते? ठीक है, इतना तो नहीं देते, इसके बाद बता दो कौन-सा? सोचो आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं ये सारे कौन से नहीं देते। अभी एक और टर्म लिखी थी मैंने यहाँ पे, क्लोरथालिडोन वाला टर्म, वो भी नहीं देते। क्लोरथालिडोन भी नहीं देते, ठीक है? ये भी याद रख लेना। नाउ अब देखो, मान लो कि पेशेंट को हार्ट अटैक आ रखा है अभी रिसेंट के अंदर ही, 3 साल के अंदर हार्ट अटैक आया, तो इसमें क्या ऐड करोगे? तो आप इसके साथ में ऐड कर देना बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर दे देना पेशेंट को साथ में, ठीक है? सर कौन-सा बीटा ब्लॉकर देना चाहिए? कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। कौन-सा देना चाहिए? कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। कौन-सा नाम बता देते 1-2 बिल्कुल, आप उसको दे दो बिसोप्रोलोल, आप उसको दे दो मेटोप्रोलोल, आप उसको दे दो कार्विडिलॉल, कार्विडिलॉल, ठीक है? बीएमसी, याद रखना, बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये आपका कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं, ये आपके हार्ट फेलियर के अंदर भी काम आते हैं, ठीक है? तो अगर रिसेंटली ही हार्ट अटैक हुआ है 3 साल के अंदर, तो बीटा ब्लॉकर्स प्लस जो आपका हाइपरटेंशन का जो प्रोटोकॉल है, उसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अब मान लो पेशेंट को हार्ट अटैक आया 10 साल पहले, 15 साल पहले, और उसको स्ट्रोक हो रखा है कभी भी लाइफ में, तो आप क्या करना, आपका जो बीपी वाला कंपोनेंट है, इसके साथ में इकोस्पिरिन, इकोस्पिरिन भी ऐड कर देना 75 एमजी, ठीक है? और प्लस स्टैटिन्स भी ऐड कर सकते हो। इसको इकोस्पिरिन एंड स्टैटिन्स दोनों ऐड कर सकते हो। अगर सीवीडी का केस है, सीवीडीज़ का रिस्क है, तो भी उसमें भी आप अपनी एंटी हाइपरटेंस का स्टैटिन्स प्लस इकोस्पिरिन ऐड कर सकते हो, स्कोस्पिरिन ऐड कर सकते हो। ये बात याद रखना। अगर सीकेडी का पेशेंट है, तो आप इसको एआरबी, एस इन्हिबिटर्स दे सकते हो, अगर किडनी का कंपोनेंट है तो, ठीक है? सर यहाँ पे आपने बताया कि प्रेगनेंसी में नहीं देते, तो कौन सा देते हैं? सीसीपी दे दो, निफेडिपिन दे सकते हो, आप उसमें लबिटालॉल दे सकते हो पेशेंट को, दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? लबिटालॉल बिल्कुल दे सकते हैं, निफेडिपिन दे सकते हैं सर, निफेडिपिन दे सकते हैं, मिथाइल डोपा दे सकते हो पेशेंट को आप, मिथाइल डोपा, ये सारे आपकी बीट वो है, क्या बोलते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ऑफ चॉइसेस इन प्रेगनेंसी, ठीक है? एक पूछो तो लबिटालॉल बोल देना। ओके, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया? बेटा चलो कोई बात नहीं, मिटा दिया इसको तो। ओके, सो ये सारा पॉइंट था हाइपरटेंशन से, ये सारा हाइपरटेंशन के अंदर इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जितना चाहा मैंने, जितना मैं सोच सकता था आपके सामने बताऊँ, मैंने बता दिया। इसके बाद स्लाइड एंड है। ओके, तो आई होप ये सब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, डाइटरी अप्रोच वाला क्या होता है, ठीक है? दोनों में कंपैरिज़न आपको समझ में आ गया, क्राइसिस-वाइसिस समझ में आ गया, गाइडलाइंस आपको पूरी समझ में आ गई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप आपको पसंद आया होगा चीज़, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एंड होप, ठीक है? थोड़ा मोटिवेशन दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है? मज़ा तो आ ही रहा होगा आपको। देखो, मैं आपको बताता हूँ, टाइम कम है, इम्पोर्टेंट चीज़ों पे फ़ोकस करना, इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचना कि कंटेंट इतना सारा चाहिए आपको, बिल्कुल भी कंटेंट इतना सारा नहीं चाहिए। आपको इतना सा कंटेंट चाहिए, लेकिन आपको बार-बार चाहिए। समझ रहे हो? इतना सारा एक साथ कभी नहीं खा पाओगे। मेरी बात सुनो, अगर आप मैं मान लो कि आप सुबह से भूखे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया, आपने आपने आफ्टरनून में लंच भी नहीं किया, तो क्या आप डिनर में 20 रोटी खा लोगे? खा सकते हो क्या एक बार में? नहीं खा सकते ना। खाओगे तो एक टाइम पे एक बार का ही खाना।
उसी तरीके से एक टाइम पे एक ही चीज़ कर सकते हो आप लोग, वो है स्ट्रैटेजिकल अप्रोच। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए नहीं, जो है उससे काम चलाने की कोशिश करो और जो है आपके पास वो किसी न किसी तरीके से बेस्ट ही है, ये भी याद रखना मेरी बात में, ठीक है? तो डिमोटिवेट मत होना, कंपेयर मत करना, टाइम वेस्ट मत करो। अब डाउट है पूछो, कमेंट सेक्शन खुला है, मेरा टेलीग्राम खुला है। मैं आप लोगों के लिए ऑलवेज़ अवेलेबल हूँ, जो लोग मुझसे बात करते हैं उनको पता है, मैं अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करता हूँ, बात करता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी मैं लाइव आता हूँ बहुत बार। अगर इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो नीचे आपको फॉलो मिल जाएगा। फॉलो कर लेना, शुरहेबिल टॉक मेड है। मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी लिख देता हूँ यहाँ पे। जो मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। शुरहेबिल इज़ माय नेम अंडरस्कोर टॉक्स अंडरस्कोर मेड। रुको वापस लिख देता हूँ। अरे यार, एक तो जगह ही नहीं है। SHURHABEL अंडरस्कोर टॉक्स अंडरस्कोर मिड। ठीक है? ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और गाइडलाइंस भी है। मलेरिया ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस है, वो थर्ड पार्ट में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा और कौन सा डिस्कशन करना है? एक आपका नियोनेटल रिससिटेशन वाला है, थोड़ा सा उसको डिस्कस करना है मुझे। ओके, एक आपके नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर में एक अपडेट आ रखा है। आपका पता होना चाहिए, अभी आपका जो मिशन इंद्रधनुष चलता है ना, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, अभी वो सबसे लेटेस्ट आपका 5.0 चल रहा है। इसके बारे में थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो डिस्कशन करना पेंडिंग पड़ता है। अगर ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो आपको कुछ काम नहीं है, आपका काम है कमेंट करना। ठीक है? विटामिन वॉरफेरिन वाला डिस्कस कर लूँ मैं आपको? चलो एक अपडेट और लेके चले जाओ यहाँ से। आज एक अपडेट छोटा सा और बता देता हूँ आपको मैं। यही बता देता हूँ, रुको। विटामिन के एंड वारफेरिन का भी एक अपडेट आ रखा है, आप लोगों ने सुना होगा। उसको मैं यहीं कैलिब्रेट कर देता हूँ आपके पास। देखो, सबसे पहले क्या होता है, अगर पहले क्या था कि अगर आपका वारफेरिन 4.5 से ज़्यादा होता था, तो हम क्या करते थे, आप विटामिन के लगाते थे पेशेंट को, विटामिन के लगाते थे। लेकिन अब आपको विटामिन के नहीं लगाना, कब तक? 10 तक अगर पीटीआईएनआर हो जाता है तो। मतलब कि अगर एक टेबल बना दें, टेबल बना, ठीक है। लेस देन 4.5 है आईएनआर, 4.5 से लेके 10 तक है आईएनआर, एंड मोर देन 10 आईएनआर है और ब्लीडिंग हो रही है तो, ठीक है? इस टेबल के बाद कुछ भी नहीं आएगा। ये तो आपकी है। रुको, मजा आ रहा है ना गाइस? अच्छा लग रहा है चीजें, मजा आ रहा है? सुनी है, नहीं सुनी, अच्छी बात है ना? पहली बार सुन रहे हो, चलो कोई बात नहीं। पहली बार सुन रहे हो तो भी आखिरी बार होना चाहिए, और अगर आखिरी बार सुन रहे हो तो रिवीजन होना चाहिए, बस इससे तो कुछ नहीं बोलता मैं। ठीक है? कहीं से ये पढ़ के आए हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अगर आप मेरी क्लास देख रहे हो तो आपको मजा आना चाहिए, कुछ नया सीख रहे हो। ठीक है? तो बेसिकली ये आपका आईएनआर की वैल्यू है, आईएनआर, और यहाँ पे आपका है विटामिन के। ठीक है? तो अगर आईएनआर आपका 4.5 से कम है, तो आप नो विटामिन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है? आप क्या करोगे? एडजस्ट करोगे। किसको करोगे? वारफेरिन को, क्योंकि वारफेरिन चलता है तभी आपका आईएनआर बढ़ता है ना 2 टू 3 टाइम्स, आप सबको पता ही है। वारफेरिन को एडजस्ट कर दो। अगर आपका 4.5 से ज्यादा है, 10 तक, तो पहले प्रीवियस गाइडलाइन में इस रेंज के अंदर, जो रेंज अभी मैंने मेंशन कर रखी है, इस रेंज के अंदर में हम विटामिन के देते थे ओरली। कितना? 5 mg, याद रखना। लेकिन अब गाइडलाइंस बोल रहा है कि विटामिन के नहीं चाहिए हमारे को, 10 तक हमारे को विटामिन के की जरूरत नहीं है, आप अपने पास रखो। अगर इस रेंज में आएगा तो हम क्या कर देंगे? वॉरफेरिन को होल्ड कर देंगे, होल्ड वॉरफेरिन। ठीक है? ओके सर। नाउ, अगर 10 से ज़्यादा हो रहा है आईएनआर, तो उस कंडीशन में हम ओरल देंगे विटामिन के को। कितना? 5 माइक्रोग्राम। ओके। और होल्ड तो वारफेरिन हो ही रखा है यहाँ पे। ठीक है सर। और अगर ब्लीडिंग कर रहा है पेशेंट, देखो, ब्लीडिंग करने के लिए हो सकता है आईएनआर बढ़ा हुआ भी हो, नहीं बढ़ा हुआ हो, दोनों कंडीशन में पेशेंट ब्लीड कर सकता है। वो आपके क्लॉटिंग मैकेनिज्म, क्लॉटिंग डिसऑर्डर अलग अलग टाइप के होते हैं, फिब्रिल डिसफिब्रिलेमिया और ये सारा वो डिस्कस नहीं करूंगा अभी मैं। तो अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपको आईवी देना है विटामिन के। ठीक है? 10 mg याद रख लेना। ओके। तो ब्लीडिंग में आपको आईवी विटामिन की एक ही जगह देना है, अगर ब्लीडिंग, एक्टिव ब्लीडिंग है तो। ओरल विटामिन के सिर्फ 10 के ऊपर अगर आपका पीटीआईएनआर जा रहा है तो देना है, 10 के नीचे आप सिर्फ वारफेरिन को होल्ड करोगे। यहाँ जो अभी मैं आपको मार्क करता हूँ, ये अपडेट है, ये रहा आपका अपडेट। यही इसको आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका विटामिन के और वारफेरिन वाला अपडेट था। इसके अलावा अपडेट में और कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ। जब आप यहाँ पे आईवी विटामिन के दोगे, आईवी विटामिन के दोगे, इसके साथ-साथ में आप एफएफपी देते थे, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज़्मा।
नाउ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को हटा दिया गया है, इसकी जगह कर दिया पीसीसी। पीसीसी, पीसीसी क्या होता है भाई, बताओ? सुना है कभी? सुना है कि नहीं? प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट। क्या होता है, क्या नहीं होता, नहीं पूछेगा एग्जाम में। बस ये पूछेगा कि एफएफपी यूज करते हैं, नहीं करते हैं, करते थे कि हाँ करते थे, आप करते हैं कि नहीं करते थे, किससे रिप्लेस किया, पीसीसी से। अगर आपको जानना है कि पीसीसी में क्या होता है, कैसे करते हैं, इसके लिए कमेंट सेक्शन कर लेना, कमेंट में बता देना, चाहो तो आप सर्च कर सकते हो। तो ये एक और अपडेट मैंने आपके सामने डाल दी। इसी के साथ मैं चीज खत्म करता हूँ। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही प्यार बनाए रखना। कमेंट पार्ट 3 के लिए कमेंट कर देना। थोड़े से और अपडेट्स बाकी हैं, उसको भी मैं जल्दी डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पे वीडियो में बहुत सारे व्यूज आने चाहिए, बहुत सारे लाइक आने चाहिए, कमेंट्स आने चाहिए। अगर आपको वीडियो जेन्युइनली पसंद आई है तो आप बिल्कुल अपना प्यार शो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मेरा हमेशा टारगेट रही रहा है कि जितना अपडेटेड पढ़ाऊं उतना अपडेटेड मैं आपके सामने ला के रख दूं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए लवली ऑडियंस। जल्दी मिलूंगा आपसे। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।